Hi friends, you are heartiest welcome in this part of series of practice sessions. Friends, practice sessions की सीरीज के आज के इस पार्ट में हम लास्ट रिवीजन सेशन में जो टॉपिक हमने रिवाइज किए थे, दैट इज पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन, एडवांस रूलिंग्स और इसके अलावा मोड ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांजैक्शंस, हाँ याद है वो सेक्शन 269 एसएस वगैरह, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए आज के इस सेशन का स्ट्रीगड़ेस करते हैं पेनल्टीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनसे। तो मैं सबसे पहले सेक्शन 270 ए, जहां पर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की पेनल्टी के प्रोविजंस हमें गिवन है, उसमें एक थ्योरेटिकल नेचर का क्वेश्चन जुलाई 21 में जो आपको दिया गया था वो आपके सामने इनिशियली प्रेजेंट कर देता हूं। क्या आपको उस क्वेश्चन में गिवन था, लिस्ट आउट द इंस्टेंसेस दैट आर ट्रीटेड एज मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम एंड क्वांटम ऑफ पेनल्टी दैट वुड बी अट्रैक्टेड इन दीज केसेस। तो फ्रेंड्स याद कीजिए, पेनल्टीज चैप्टर में आपने मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के लिए सेक्शन 270 ए सबसेक्शन 9 जब मैंने आपको रेफरेंस कराया था तो वहां मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के सारे केसेस देखे थे कि जहां सस्ती ने अगर फैक्ट्स को सप्रेस किया या मिस रिप्रेजेंट किया या कोई इन्वेस्टमेंट उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया या कोई एक्सपेंस ऐसा क्लेम किया जिसको वो सब्सटेंशिएट नहीं कर पाए, मतलब बोगस एक्सपेंस का उन्होंने क्लेम मांगा, या कोई फॉल्स एंट्री उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रखी है, या कोई रिसीट रिकॉर्ड नहीं की, या उन्होंने किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की रिस्पेक्ट में वो सीए की रिपोर्ट जो फर्निश करनी होती है वो रिपोर्ट ही फर्निश नहीं की, तो ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के केसेस आपने रिवीजन सेशन में रिफ्रेश किए थे। और जहां तक बात क्वांटम ऑफ पेनल्टी की है तो माय डियर फ्रेंड्स याद कीजिए, नॉर्मली अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के लिए जो पेनल्टी है वो 50% की है, लेकिन जहां मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम में केस आ जाएगा तो पेनल्टी 4 टाइम्स लेबिएबल बनाई गई है। फिर उस केस में 200% तक की जो पेनल्टी है वह एसएससी पर लेबिएबल बनाई गई है। तो बस वही चीजें आपको माय डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आंसर में यूज करनी थी। तो चाहे वो 200% वाली बात हो या मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के लिए जो केसेस मैंने अभी आपको अगेन शो किए, वही सब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। आइए जरा अब मेन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है मैं वो आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन में 2018 का काइंडली देखिए। मिस्टर प्रमोद, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ द एज ऑफ 52 ईयर्स has not furnished his return of income for assessment year 23-24. However, the total income assessed in respect of such year under section 144 is rupees 12 lakhs. Whether penalty under section 270A attracted in this case, and if so, what is the quantum of penalty leviable? तो my dear friends याद उठाइए, मैंने पेनल्टी के लिए जो फिट केसेस आपको जब रिवाइज कराए थे तो वहां पर जो दूसरा केस आपने रेफरेंस किया था वो यही तो है कि जहां सस्ती ने अपनी रिटर्न पहले फाइल नहीं कर रखी है एंड अगर उनकी एंड असेसमेंट का केस है एंड उनकी जो असेस्ड इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही है, तो ये अंडर रिपोर्टेड इनकम का फिट केस कहलाएगा। अंडर रिपोर्टेड इनकम के लिए आपने ये भी तो रेफरेंस कर रखा है कि इंडिविजुअल एचईएफ के लिए अंडर रिपोर्टेड इनकम के लिए हम इनकम असेस्ड में से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एडजस्ट करेंगे, लेकिन जब टैक्स निकालने की बात आएगी तो जो हमने अभी एडजस्ट किया उसको हम रिवर्स कर देंगे। राइट ना फ्रेंड्स, वही सारी चीजें आपको बस यहां पर यूज में लेनी है कि सिंस मिस्टर प्रमोद ने एक तो अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, दूसरा असेसमेंट का केस है, तीसरा जो असेस्ड इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही है, इसीलिए यहां 270 ए की पेनल्टी लेबिएबल बनेगी। अब अगर बात करें हम अंडर रिपोर्टेड इनकम की तो असेस्ड इनकम माइनस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ये अंडर रिपोर्टेड इनकम कहलाएगी, लेकिन पेनल्टी का बेस क्या बनता है? अंडर रिपोर्टेड इनकम का टैक्स ना। तो टैक्स जब निकालने की बात आएगी तो हम इस अमाउंट में जो भी हमने एडजस्ट किया था उसको हम रिवर्स कर देंगे और 12 लाख पर ही इफेक्टिवली जो टैक्स है वो निकलेगा। 10 लाख तक तो फिक्स है, आपको पता 112,500 और ऊपर के 2 लाख पर 30% से टैक्स निकाल लो, तो ये 12 लाख पर टैक्स आ गया, 4% सेस लगेगा। ये यहां पर एसएससी प्रमोद का 12 लाख रुपीस पर टैक्स पेबल बन गया। लेकिन अभी हमें ये तो कहा नहीं है कि मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का केस है, तो बाय डिफॉल्ट जो पेनल्टी लगती है 270
270A में वो 50% की लेबिएबल बनती है, तो बस वही प्रमोद के लिए क्वांटम ऑफ पेनल्टी यहां पर कहलाएगी। आइए अब मैं लेकर चलता हूं आपको एक ऐसे क्वेश्चन में जिसमें लगभग सारे जो एरियाज हैं वो कवर हो जाएंगे। जनवरी 21 का काइंडली क्वेश्चन देखिए। Messrs Universe Limited is a domestic company. Its turnover for the PY 2021 was rupees 300 crores. इसका मतलब क्या कि since previous year 2021 की इनकी टर्नओवर 400 करोड़ से अगर ज्यादा नहीं है तो ऐसे केस में इस डोमेस्टिक कंपनी के लिए जो टैक्स रेट है वो 30 की जगह 25% एप्लीकेबल बनेगा। राइट, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड फॉर द AY 23-24। क्या जो इनकम के पर्टिकुलर्स हैं एज पर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) लॉस उन्होंने शो किया था 8 लाख का, लेकिन जब इनकम डिटरमाइंड हुई 143(1)A में मतलब रिटर्न की प्रोसेसिंग के दौरान तो वो लॉस 4 लाख रुपीज रह गया। तो पक्की बात है ना कि रिटर्न की प्रोसेसिंग में 4 लाख के एडिशन हुए होंगे, राइट, तभी तो 8 लाख का लॉस 4 लाख रह गया। तो अब क्या रिटर्न की प्रोसेसिंग में ये जो एडिशन होते हैं ये अंडर रिपोर्टेड इनकम कहलाते हैं? क्या इन पर पेनल्टी लग पाती है? देन आंसर इज नो, क्योंकि रिटर्न की प्रोसेसिंग में तो जो एपरेंट इनकरेक्ट क्लेम है वो करेक्ट किए जाते हैं और वो अनइंटेंशनल असेसी के पार्ट पर हो गए हो पूरा चांस बनता है। इसीलिए मैंने रिवीजन सेशन में भी इस बात पर एम्फेसिस अप्लाई किया था कि 143(1) में जो एडिशन होते हैं वो पेनल्टी के लिए लायबल नहीं बनते। देन आगे देखिए, अब असेस्ड इनकम असेस्ड अंडर 143(3) में जो लॉस है वो 4 लाख से भी घट के 70,000 केवल रह गया। तो मतलब पक्की बात है कि स्क्रूटनी असेसमेंट के दौरान 3,30,000 के जो एडिशन है वो हुए होंगे। हां, कोई अगर मैं ये कहे कि क्या ये अंडर रिपोर्टेड इनकम कहलाएंगे? ऑफ कोर्स यस, ये अंडर रिपोर्टेड इनकम के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस पर जो इस डोमेस्टिक कंपनी का 25% टैक्स 4% सेस जो भी इफेक्टिवली 26% अमाउंट आएगा वो टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम कहलाएगा और उसका 50% जो पेनल्टी है हां वो लग सकेगी अगर वो अंडर रिपोर्टेड इनकम मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की वजह से नहीं है तो। ठीक है, मतलब वो मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का केस नहीं है तो हम पहले इसी केस की बात कर रहे हैं, राइट। अच्छा, आगे देखना जरा, इनकी जो इनकम रीअसेस्ड मतलब रीअसेसमेंट भी हुआ है और रीअसेसमेंट में तो क्या हुआ, अर्लियर असेस्ड लॉस 70,000 इनकम में कन्वर्ट हो गया। तो पक्की बात है ना कि रीअसेसमेंट के दौरान 3,70,000 रुपीज के एडिशन हुए होंगे, तभी तो जो लॉस था 70,000 का वो 3 लाख की इनकम में कन्वर्ट हो गया। तो रीअसेसमेंट में हम कहेंगे कि इनकी जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है रीअसेसमेंट में माय डियर फ्रेंड्स इनकी जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है वो 3,70,000 ट्रीट की जाएगी। बस इस पर आप 25% टैक्स 4% सेस से जो रिजल्ट आएगा उसका 50% इनकी पेनल्टी कहोगे। और जहां पर देखिए क्वेश्चन में आगे डिमांड क्या है एक्चुअली, कैन पेनल्टी बी लेविड अंडर सेक्शन 270A ऑन मेसर्स यूनिवर्स लिमिटेड? इफ यस, compute the penalty leviable under section 270A if underreported income is not on account of misreporting। अभी तो हमने वही सिचुएशन यहां पर हैंडल की है। तो सिंस असेसमेंट में इनका जो लॉस है वो प्रोसेस्ड लॉस से रिड्यूस हो गया है, मतलब असेसमेंट में एडिशन हुए हैं, तो असेसमेंट के टाइम पर अंडर रिपोर्टेड इनकम का ये फिट केस कहलाएगा। दूसरा, रीअसेसमेंट में तो इनका अर्लियर असेस्ड लॉस इनकम में कन्वर्ट हो गया, तो पक्का रीअसेसमेंट में एडिशन हुए होंगे तभी ऐसा हो पाया होगा। तो रीअसेसमेंट में भी ये अंडर रिपोर्टेड इनकम का केस कहलाएगा। अब इसलिए 270A में पेनल्टी लगेगी। अच्छा, यूनिवर्स लिमिटेड के लिए जो टैक्स रेट है वो 25%, रीजन आपको पता है। और अब हम पहले बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स इस सिचुएशन की। तो असेसमेंट के टाइम पर अभी मैंने आपको कहा था कि जो प्रोसेस्ड लॉस 4 लाख से असेसमेंट में 70,000 अगर रह गया तो 330 का एडिशन हुआ था। 330 के एडिशन पर उसी को अंडर रिपोर्टेड इनकम हम यहां कहेंगे, उस पर 25% टैक्स 4% सेस। ये जो रिजल्ट आया ना ये टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम है, इसका 50% पेनल्टी लेविएबल है, सिंपल। इसी तरह से रीअसेसमेंट में क्या हुआ, अर्लियर असेस्ड लॉस 70,000 3 लाख की इनकम में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब रीअसेसमेंट में जो एडिशन हुए वो 370 के हुए, तो
25% टैक्स, 4% सेस। ये रीअसेसमेंट में अंडर रिपोर्टेड इनकम का जो टैक्स है वो निकल कर आ गया। बाय डिफॉल्ट जो पेनल्टी लगती है, और आपने कहा भी है कि मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का केस ये नहीं है, तो फिर पेनल्टी का अमाउंट ये कहलाएगा। लेकिन सिचुएशन को अगर हम चेंज कर दें कि जहां अंडर रिपोर्टेड इनकम इज ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग, तो असेसमेंट के टाइम पर अंडर रिपोर्टेड इनकम का जो टैक्स निकला था उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, बस पेनल्टी 50 की जगह 200% हो जाएगी। रीअसेसमेंट में भी जो टैक्स निकला था उस पर तो कोई फर्क आना नहीं, बस पेनल्टी 50 की जगह 200% लेबिएबल बन जाएगी। तो आप देखिए यहां यही हो रहा है। असेसमेंट के टाइम पर जो भी अंडर रिपोर्टेड इनकम का टैक्स था, सेम लाइन पर हम यहां पर पिकअप करेंगे, बस पेनल्टी का जो क्वांटम है वो 50 की जगह 200% हमें यहां पर देखने को मिलेगा। ओके, आइए जरा फ्रेंड्स अब आपको ले चलता हूं मैं एक और रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चन की तरफ, सेक्शन 270 पर बेस्ड जो आपको दिया गया। क्या इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको कहा, द असेसिंग ऑफिसर हैज इनिशिएटेड द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 270A फॉर अंडर रिपोर्टिंग of income and launched prosecution proceedings under section 276C for the willful evasion of tax at the time of completion of reassessment of Mr. Pradeep under section 147 of the IT Act 1961. Mr. Pradeep filed an application for the immunity from imposition of penalty and prosecution before the assessing officer. Is he entitled to file application for immunity from penalty and prosecution under section 270A and 276C respectively before the assessing officer? तो याद उठाओ 270AA में आपने क्या रेफरेंस कर रखा है कि अगर प्रदीप ईओ के सेक्शन 147 में पास किए गए इस रीअसेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं करते, वो ईओ के इस रीअसेसमेंट ऑर्डर में जो भी उन पर डिमांड बनी है वो उस टैक्स इंटरेस्ट को पे कर देते हैं, तो फिर वो इस रीअसेसमेंट ऑर्डर के रिसीव होने वाले मंथ के क्लोज होने से 1 मंथ में इम्यूनिटी की जो एप्लीकेशन है वो दे सकते हैं। सर्टेनली वो इसके लिए एंटाइटल्ड कहलाएंगे। और बस मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का केस नहीं होना चाहिए, नॉर्मल अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का केस अगर होगा तो आप जो रिलीफ है वो एओ से ले पाएंगे। और यही चीजें आपको यहां पर देखिए गिवन है। तो 270AA में हाँ असेसी को एम्पावर किया गया है, अगर वो टैक्स एंड इंटरेस्ट एओ के उस रीअसेसमेंट ऑर्डर में जो भी पेबल बना है उसे स्पेसिफाइड पीरियड में अगर वो पे कर देते हैं, जो रीअसेसमेंट ऑर्डर है होगा उसको अपील में चैलेंज अगर नहीं करते हैं, तो मिस्टर प्रदीप यहां पर इम्यूनिटी के लिए एप्लीकेशन देने के लिए एंटाइटल्ड होंगे। वो एप्लीकेशन कब तक जानी चाहिए, उन्हें वो रीअसेसमेंट ऑर्डर जिस भी मंथ में रिसीव हुआ उस मंथ के क्लोज होने से 1 मंथ में। However, immunity shall not be granted by the AO only if the penalty proceedings However, immunity shall be granted by the AO only if the penalty proceedings under section 270A have not been initiated on misreporting of income as specified under section 270A subsection 9। अभी देखी थी वो आपने misreporting of income की circumstances ना, कि जहां सस्ती ने फैक्ट्स को सप्रेस किया, मिसरिप्रेजेंट किया, फॉल्स एंट्री की, इन्वेस्टमेंट या इनकम रिकॉर्ड नहीं की, है ना। तो अगर उनमें केस आएगा तो एओ हेल्पलेस है। सेक्शन 270AA में आपको मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के रिस्पेक्ट में एओ हेल्प नहीं कर पाएगा, राइट। तो हाँ, जो मिस्टर प्रदीप हैं वो एओ के पास में एप्लीकेशन दें, ये उनके लिए बिल्कुल यहां पर ओपन होगा, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ दिस कंडीशंस एंड दिस टाइम लिमिट। आइए जरा फ्रेंड्स अब मैं सर्च सीजर से रिलेटेड पेनल्टी के प्रोविजन जो आपने 271AA में देख रखे हैं उससे रिलेटेड भी एक रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। इन द कोर्स ऑफ सर्च ऑपरेशन अंडर सेक्शन 132 ऑफ द आईटी एक्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई 23 मिस्टर खेमका हैज मेड अ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 132 सबसेक्शन 4 to the income tax authority on the earning of his income not disclosed in respect of the previous year 23-24. Can that statement save Mr. Khemka from a levy of penalty if he is yet to file his return of income for the assessment year 24-25? अरे आप याद उठाओ ना, आपने सेक्शन 271AA में क्या देख रखा है कि अगर
सर्च के दौरान एसएससी स्टेटमेंट में ये एडमिट कर लेता है कि हाँ ये इनकम उसने अभी तक डिस्क्लोज नहीं की है, वो उसका मैनर बता देता है, उसको सब्सटेंशिएट मीन सपोर्ट भी कर देता है, वो स्पेसिफाइड डेट तक उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम का टैक्स इंटरेस्ट भी जमा करा देता है, वो स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर की रिटर्न में उस इनकम को दिखा भी देता है स्पेसिफाइड डेट तक, तभी भी उन्हें अनडिस्क्लोज्ड इनकम के 30% की पेनल्टी तो ले भी की जा सकेगी, राइट ना। तो आप कैसे कह सकते हो कि बस स्टेटमेंट आपने दे दिया तो पेनल्टी से आप फ्री हो गए? नहीं, हम क्या कहेंगे कि सेक्शन 271 AA के अकॉर्डिंगली अगर आप स्टेटमेंट में अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम एडमिट कर भी रहे हैं, उसका मैनर भी बता रहे हैं, उस मैनर को प्रूव भी कर रहे हैं, आप स्पेसिफाइड डेट तक अगर टैक्स इंटरेस्ट भी जमा करा रहे हैं, स्पेसिफाइड डेट तक आप स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर की रिटर्न में उस इनकम को दिखा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मिस्टर खेमका है वो 30% की पेनल्टी के लिए तो स्टिल लाइबेबल बनेंगे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये स्टेटमेंट अगर दे दिया तो बस पेनल्टी से सेव हो गए, नहीं। और आप इसके आंसर में और भी आगे एक चीज ऐड कर सकते हैं, हालांकि इंस्टीट्यूट ने तो अपने सजेस्टेड में जो आंसर आपको दिया था उसमें केवल यही चीजें उन्होंने प्रोवाइड की थी, लेकिन आप यहां पर ये चीज और ऐड कर सकते हैं कि अगर इनमें से कोई कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती तो फिर पेनल्टी डबल हो जाएगी, फिर उस केस में अनडिस्क्लोज्ड इनकम की 60% तक की पेनल्टी के लिए खेमका को लाइबेबल बनाया जा सकेगा। आइए फ्रेंड्स, अब ले चलता हूं आपको टाइम लिमिट से रिलेटेड जो हमने चीजें रेफरेंस की थी ना सेक्शन 275 में, उससे रिलेटेड एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ। क्या इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने आपको दिया, द असेसिंग ऑफिसर कंप्लीटेड द असेसमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 अंडर सेक्शन 143(3) ऑन 30th December 23. द असेसिंग ऑफिसर हैज इनिशिएटेड द प्रोसीडिंग्स फॉर पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A ऑन 30th December 23. अगर 31 दिसंबर होता तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि जो पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स है वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के कंप्लीशन से पहले इनिशिएट होनी चाहिए, है ना। तो अब तो ये कह सकता है कि मैंने मॉर्निंग आवर्स में शॉकोज नोटिस दे दिया था पेनल्टी प्रोसीडिंग्स का, उसके बाद में मैंने नून में या इवनिंग आवर्स में यह असेसमेंट ऑर्डर पास किया है, तो हम ईओ को चैलेंज तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब देखिए जरा, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इंपोजिशन ऑफ सच पेनल्टी इन द फॉलोइंग केसेस। अब ये जो फैक्ट्स है ये तो होगा एक कॉमन, अब आपको केस बनाकर दिए गए तो आपको ईच केस को इंडिपेंडेंटली कंसीडरेशन में लेने की जरूरत है। अब पहला केस डील करेंगे, एक्स लिमिटेड डिड नॉट कंटेस्ट द असेसमेंट ऑर्डर। तो अगर एक्स लिमिटेड ने ईओ के असेसमेंट ऑर्डर को अगर एग्री कर लिया है, उसको आगे अपील में चैलेंज नहीं किया है, तो ऐसे केस में तो बस जिस भी मंथ में उन्होंने पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की थी, जिस भी मंथ में उन्होंने पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की थी, आप उस मंथ के क्लोज होने से 6 मंथ्स रखोगे, हाँ, और वो 30 जून 2024 को आपको एक्सपायर होते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा असेसमेंट प्रोसीडिंग जिस भी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हुई हैं, उस फाइनेंशियल ईयर की जो क्लोजिंग डेट है वो आप यहां पर यूज में और ले लेंगे, विच एवर इज लेटर। आप याद कीजिए, हमने सेक्शन 275 में जो पेनल्टी ऑर्डर की टाइम लिमिट रेफरेंस की थी, वहां जो सबसे प्लेन केस था वो यही था। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां इस केस में हम कह सकते हैं कि 30 जून 2024 पेनल्टी ऑर्डर पास करने की जो टाइम लिमिट है वो इस पहले केस में ईओ के लिए निकल कर आएगी, राइट। अच्छा, आइए जरा मैं अब दूसरी सिचुएशन रखूं आपके लिए। क्या यहां पर आगे गिवन है, एक्स लिमिटेड कंटेस्टेड द असेसमेंट ऑर्डर बाय फाइलिंग अपील टू द कमिश्नर अपील्स, द अपील वाज डिसमिस्ड ऑन 30 December 24 ऑन विच डेट द कमिश्नर रिसीव्ड द अपील ऑर्डर। तो अब यहां पर सीआईटी अपील ने अपील को डिसमिस कर दिया है। आगे अगर आईटीटी में अपील हुई होती तो मैं गिवन होता, इसका मतलब मैटर सीआईटी अपील के लेवल पर फिनिश हो गया है। तो आप याद कीजिए, सीआईटी अपील का ऑर्डर कमिश्नर ने जिस मंथ में रिसीव किया वो मंथ नहीं, बल्कि जिस डेट पर रिसीव किया वो डेट जिस फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रही है, उस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने से 1 ईयर आप चेक करेंगे और इसे असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के कंप्लीशन वाले ईयर की क्लोजिंग डेट से आप कंपेयर करेंगे। और अब इन दोनों में जो लेटेस्ट डेट होगी वो हम कहेंगे ईओ के लिए इस सेकंड केस में पेनल्टी ऑर्डर पास करने की फाइनल टाइम लिमिट यहां पर बनेगी,
राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो आप देखिए यही सारी चीजें हमने रिफ्रेश वहां पर कर रखी हैं। तो अब इस केस में 31 मार्च 2026 जो अभी हमने निकाली वो ईओ के लिए पेनल्टी ऑर्डर पास करने की सेकंड केस में टाइम लिमिट कहलाएगी। अब जो थर्ड केस है फ्रेंड्स वो डील करते हैं। देखिए मैं फिर आपको याद दिला दूं कि ये तो बेसिक फैक्ट्स हैं, राइट ना। हाँ, अब इनसे कनेक्ट करके आपने थर्ड सिचुएशन को इंडिपेंडेंटली देखना है। क्या हुआ, ईओ ने जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स है वो यहां इनिशिएट कर दी हैं, लेकिन द जुडिशनल हाई कोर्ट स्टेड द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स ऑन 25 अगस्त 24 एंड द सुप्रीम कोर्ट वैकेटेड द स्टे ऑन 3 नवंबर 24। तो माय डियर फ्रेंड्स अब इस केस में हम क्या कहेंगे कि हाई कोर्ट ने इस डेट पर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स स्टॉप कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे इस डेट पर वैकेट मतलब इनइफेक्टिव बनाया। तो इतने पीरियड तक मतलब वो स्टे ऑर्डर इनफोर्स रहा। तो जो भी पीरियड ऑफ स्टे ऑर्डर है वो नॉर्मल टाइम लिमिट जो ईओ के लिए पेनल्टी ऑर्डर पास करने की बन रही होगी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन यही गलती थी जो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने माय डियर फ्रेंड्स की थी। ऐसा क्यों, सुनिए जरा। देखिए यहां अगर ईओ ने पेनल्टी प्रोसीडिंग्स यहां इनिशिएट कर दी थी तो उन्हें अपना पेनल्टी ऑर्डर जो पास करना था वो पेनल्टी ऑर्डर कब तक पास करना था, 30 जून 2024 तक। अब आपने यहां ये तो कहा नहीं है कि पेनल्टी के ईओ के असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में आगे अपील वगैरह हुई है, ऐसा तो कहीं आपने दिया नहीं है। तो मैं तो बेसिक फैक्ट्स कंसीडरेशन में लेने हैं कि ईओ ने पेनल्टी प्रोसीडिंग्स यहां इनिशिएट की हैं तो इनिशिएशन वाले मंथ के क्लोज होने से 6 मंथ्स और असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के कंप्लीशन वाली ईयर की क्लोजिंग डेट whichever is later। तो मतलब क्या, ईओ को पेनल्टी ऑर्डर 30 जून 24 तक पास करना था। इसके बाद 1 जुलाई 24 ऑनवर्ड्स तो वो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अगर ईओ ने कंटिन्यू भी रखी तो वो टाइम बार्ड है, वो इनवैलिड है। और आप देखो हाईकोर्ट ने ऑर्डर कब दिया, 1 जुलाई 2024 के कहीं बाद में 25 अगस्त 24 को। तो वो तो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स जो चल रही थी 1 जुलाई से वो एक्चुअली टाइम बार्ड थी। तो अगर हाईकोर्ट ने उन इनवैलिड प्रोसीडिंग्स को अगर स्टॉप किया है तो फिर उस स्टे ऑर्डर का क्या रेलिवेंस है यहां पर। फिर हम तो यही कहेंगे कि इस केस में ईओ को पेनल्टी ऑर्डर कब तक पास करना चाहिए था, तो 30 जून 24 तक पास करना चाहिए था। मतलब क्या कि जो स्टे ऑर्डर के इनफोर्स रहने का टाइम है उससे जो पेनल्टी ऑर्डर की टाइम लिमिट है वो अफेक्ट नहीं होगी। जो स्टे ऑर्डर का टाइम है, स्टे ऑर्डर की जो पासिंग है उसका कोई भी इंपैक्ट हमें पेनल्टी ऑर्डर की टाइम लिमिट पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक तो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स टाइम बार्ड हो चुकी थी, राइट ना फ्रेंड्स। तो आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी और इस तरह की गलती आप नहीं करोगे। कभी भी ऐसे नहीं ब्लाइंडली चलोगे कि भाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया तो स्टे ऑर्डर का पीरियड नॉर्मल टाइम लिमिट में ऐड कर दिया जाएगा, नहीं। हमें देखना है जो बाकी फैक्ट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। आइए जरा अगले क्वेश्चन का रुख करें। देखिए क्या आपको अगले क्वेश्चन में दिया गया, स्टेट द कंडीशंस इफ एनी टू बी सेटिस्फाइड बाय द ससी इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ अंडर सेक्शन 273A(4) रिगार्डिंग द वेवर ऑफ पेनल्टी। याद कीजिए 273A में आपने सब रिफ्रेश कर रखा है जहां कमिश्नर सेटिस्फाइड है कि अगर एसएससी को हेल्प नहीं किया गया तो केस की सर्कमस्टेंसेस सजेस्ट करती हैं कि एसएससी के साथ में जेन्युइन हार्डशिप होगी और एसएससी ने तो इनकम के असेसमेंट से रिलेटेड चाहे प्रोसीडिंग्स कोई रही हो या उनसे रिकवरी, उनके अगेंस्ट में रिकवरी की कोई प्रोसीडिंग्स रही हो, उन्होंने तो टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट को कोऑपरेट किया है। तो हाँ ये वे कंडीशंस हैं जो 273A सबसेक्शन 4 में स्पेसिफाइड है। याद आ गई फ्रेंड्स आपको। तो जहां कमिश्नर सेटिस्फाइड है कि अगर मैंने रिलैक्सन पावर एक्सरसाइज नहीं किया तो एसएससी के साथ जेन्युइन हार्डशिप होगी, केस की सर्कमस्टेंसेस सजेस्ट करती हैं और एसएससी ने टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट को कोऑपरेट किया है। अब अगली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की देखना, कैन द Commissioner of Income Tax refuse to grant relief when the conditions laid down in the section are complied by the SSC। याद कीजिए फ्रेंड्स, रिवीजन सेशन में मैंने एक नवनिर्माण प्राइवेट लिमिटेड का एमपी हाईकोर्ट का केस भी आपको रिफ्रेश कराया था ना कि जहां कंडीशंस फुलफिल हो गई तो वहां कमिश्नर की ड्यूटी होगी कि वो अपनी रिलैक्सेशन पावर को एक्सरसाइज करें, क्योंकि लॉ मेकर्स चाहते हैं कि एसएससी को बेनिफिट मिले, तभी तो उन्होंने कंडीशंस दी हैं। हाँ, कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो कमिश्नर अपनी डिस्क्रिप्शन चलाते हैं, लेकिन जहां कंडीशन फुलफिल हो रही है वहां पर कमिश्नर की ड्यूटी होगी कि वो लॉ मेकर्स की इंटेंट के अकॉर्डिंगली एक्ट करें। मतलब क्या, वो अपनी रिलैक्सेशन पावर को एक्सरसाइज करें, क्योंकि 273A में उनकी पावर क्वासी जुडिशियल पावर है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू कोर्ट पावर है। 273A का ऑर्डर लॉ मेकर्स ने इनकम टैक्स एक्ट में एप्लीकेबल नहीं बनाया है।
हाँ, तो यहां कमिश्नर की ड्यूटी है कि वो लॉ मेकर्स की इंटेंट के अकॉर्डिंगली एक्ट करें। जो भी ऑर्डर पास करेंगे वो स्पीकिंग ऑर्डर तो होगा ही होगा। हाँ, कोई भी ऑर्डर जब पास किया जाता है उसमें कोई भी डिसीजन अगर लिया गया है तो उसके जो रीजंस हैं वो उसमें अपेंड किए जाएंगे, जिससे कोई भी लेमन ये पढ़कर समझ सके कि हाँ अगर ये डिसीजन लिया गया है तो भला क्यों लिया गया है। आइए एक मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को अब मैं आपके सामने रख देता हूं। इस तरह का भी क्वेश्चन अब दिया जाता आपको रहा है। व्हाट इज द क्वांटम ऑफ पेनल्टी दैट कुड बी लेविड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला केस देखिए, फेल्योर टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44 AB विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट। याद करो वो टेबल जो आपको रिफ्रेश कराई थी मिसलेनियस पेनल्टीज वाली, उसमें सेक्शन 271B को 271B में 0.5% ऑफ टर्नओवर और 150 विच एवर इज लोअर। याद आ गया। तो यहां पर जो पेनल्टी है वो 271B की लग सकेगी, 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। अगला केस देखना, फेल्योर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन इश्यूड अंडर सेक्शन 42(2A। याद करो ना सेक्शन 272A को। 272A में ऐसे डिफॉल्ट के लिए 10,000 रुपीज की जो पेनल्टी है वो लेविएबल है। ये तो मैंने AP में भी आपको रिफ्रेश कराई थी। तो यहां पर हम कह सकते हैं 10,000 रुपीज की जो पेनल्टी है वो 80 पर इस केस में लेविएबल बन सकेगी। और अगली रिक्वायरमेंट, अगला केस देखिए, फेल्योर टू फर्निश रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 92E। ये तो हमने ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में भी रिफ्रेश किया था कि अगर आप 92E में वो CA की रिपोर्ट अगर फर्निश नहीं करते तो फिर उस सिचुएशन में 271BA में 1 लाख रुपीस की जो फिक्स्ड पेनल्टी है वो लेविएबल बनाई गई है। तो यहां इस थर्ड केस में हम कह सकते हैं कि ये वाली जो पेनल्टी है वो लेविएबल है। राइट ना फ्रेंड्स। चलिए अब मैं ले चलता हूं आपको एक और यूनिक क्वेश्चन में, जिसमें एक दो पॉइंट मैं आपके साथ में नए भी डिस्कस कर लूंगा। तो आइए जरा नवंबर 29 के इस क्वेश्चन में, स्टेट विद रीजंस द पेनल्टी लेविएबल ऑन ईच ऑफ द 4 इंडिपेंडेंट इंस्टांसेस। पहला जो इंस्टांस है वो देखिए, द प्रमाइसेस ऑफ ए लिमिटेड वाज सर्ज्ड। The premises of A Limited were surged and undisclosed income of rupees 20 crores was determined. The company didn't admit the undisclosed income in the statement under section 132(4) but declared the same in the return furnished and paid the tax with interest thereon. तो हम कंपनी को क्या कहेंगे कि पहले स्मार्ट क्यों बन रहे थे? जब सर्च आपकी चल रही थी तब उस टाइम पर आपने स्टेटमेंट में अपनी गलती क्यों एडमिट नहीं की थी? अब तब तो आप स्मार्ट बन रही थी, तब तो आपने अनडिस्क्लोज्ड इनकम एडमिट की नहीं थी। फिर बाद में किसी समझदार CA के पास गए होंगे तो उसने समझाया होगा कि जो आपके पास मिला है वो आपका ही माना जाएगा। तो फिर आपको समझ आ गई, उसके बाद आपने रिटर्न फर्निश की, उसमें वो इनकम दिखाई, टैक्स इंटरेस्ट जमा करा दिया। तो पहले स्मार्ट क्यों बने थे? पेनल्टी डबल। याद आ गया। 271AA में 60% की जो पेनल्टी है वो लेविएबल बन सकेगी। वो खेमका वाला केस जो अभी डिस्कस किया था, क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहां भी आपने देखा था कि अगर SSC ने अगर सर्च के दौरान दिए गए स्टेटमेंट में अपनी गलती मान ली है, अगर अनडिस्क्लोज्ड इनकम एडमिट कर ली है, मैनर बता दिया है, सब्सटेंशिएट कर दिया है, तो 30% थी। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया था ना, इसीलिए यहां पेनल्टी इन पर 60% की माय डियर फ्रेंड्स लेविएबल बन सकेगी। अच्छा, अगला जो पॉइंट है उसके लिए चलिए मैं आपको एक चीज अलग से आपको रिफ्रेश कराता हूं। फ्रेंड्स, हम रेगुलर बैच में जब फॉरेन टैक्सेशन चैप्टर को इन डिटेल डिस्कस करते हैं तो वहां पर हम एक सेक्शन 9 में डिस्कस करते हैं। आपने भी वो देख रखा होगा। सेक्शन 9A से रिलेटेड थोड़ी बातें आपके सामने रखता हूं। एक्चुअली कोई फंड मैनेजर हैं, वो फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं? वो फंड मैनेजर किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड के बिहाफ पर इंडिया में जो फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी है वो वे कैरी ऑन कर रहे हैं। तो इससे तो फिर इन्वेस्टमेंट फंड का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। ये फंड मैनेजर अगर उनके बिहाफ पर अगर उनकी फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी चला रहे हैं तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट फंड इंडिया से एक तरह से कंट्रोल हो रहा है। तो फिर तो ये इन्वेस्टमेंट फंड इंडिया में रेजिडेंट बन गया, तो इसको तो फिर अपनी ग्लोबल इनकम पर इंडिया में टैक्स देने आना पड़ेगा। लेकिन नहीं, सेक्शन 9 क्या कहता है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट फंड हम जो कंडीशंस बताएंगे वो अगर फुलफिल कर देगा तो ये एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड कहलाएगा। और जो फंड मैनेजर इनके बिहाफ पर फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी चला रहे हैं, हम कुछ कंडीशन बताएंगे, वो अगर फुलफिल हो रही होंगी तो वो फंड मैनेजर एलिजिबल फंड मैनेजर कहलाएगा। अब अगर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड के बिहाफ पर एलिजिबल फंड मैनेजर अगर फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी चला रहे हैं
तो सेक्शन 9 ने बोलता है कि इससे एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो इंडिया में रेजिडेंट ट्रीट नहीं किए जाएंगे। लेकिन वाकई जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है या नहीं, इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्लोज होने के बाद में 90 डेज तक इस एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड की, इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड की ड्यूटी है कि वो एक स्टेटमेंट फर्निश करेंगे जिसमें वो ये डिक्लेयर करेंगे कि हाँ ऑल जो कंडीशंस हैं वो उनके पार्ट पर, उनके फंड मैनेजर के पार्ट पर फुलफिल हो रही हैं। तो मतलब क्या हम कह सकते हैं 29 जून तक, अप्रैल में 30 डेज, मई में 31 डेज, बचे हुए 29 डेज जून में आ गए। तो 29 जून तक जो स्टेटमेंट है वो इस एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड को फर्निश करना रिक्वायर बनाया गया है। अगर फेलुअर हुआ, अगर इस 90 डेज में अगर नहीं स्टेटमेंट दिया गया तो फिर इसका जो रिजल्ट है वो है एक पेनल्टी 5 लाख वाली। यस माय डियर फ्रेंड, सेक्शन 271 FAB में 5 लाख की जो फिक्स्ड पेनल्टी है वो लेबिएबल फिर बनाई गई है। राइट तो बस आपको एक जो ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया उसमें इस चीज का जो यूज है वो आपको और रिक्वायर बनता, तो मैंने वो चीज आपको शॉर्ट में यहां पर अभी रिफ्रेश करा दी है। काइंडली देखिए जरा अब सेकंड रिक्वायरमेंट को। मेसर्स ABC ट्रस्ट एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड हैज फाइल्ड स्टेटमेंट ऑफ इट्स एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 ऑन 31 जुलाई 2023। अरे इन्हें तो 29 जून 2023 तक फाइल करना चाहिए था, ये टाइम लिमिट थी, और आपने उस टाइम लिमिट में ये स्टेटमेंट फर्निश नहीं किया ना। अब उसके बाद फाइल किया या नहीं किया में कोई मतलब नहीं है। इस केस में 271 FAB की, ऐसे केस में अभी जो मैंने आपको नोट भी कराया सेक्शन 271 FAB की जो 5 लाख रुपीस की पेनल्टी है वो अट्रैक्टेड हो सकेगी। राइट फ्रेंड्स, अच्छा आइए जरा अगली जो रिक्वायरमेंट है, अगला जो इंस्टांस है वो आपके सामने प्रेजेंट कर दूं। मीना कैटरर्स हैज रिसीव्ड ₹1 लाख इन कैश एंड ₹9 lakhs by account pay crossed check from Mr. Arvind for rendering catering services on the occasion of his daughter's wedding। My dear friends, आप याद कीजिए जो सेक्शन 269 ST है वो क्या बोलता है, वो कहता है कि आप 2 लाख रुपीज से ज्यादा अमाउंट अगर रिसीव करने जा रहे हैं तो आप उसे अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, ECS या अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही रिसीव करेंगे। 2 लाख से कम का अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं तो वो आप कैश में भी रिसीव करो चलेगा। अब यहां देखिए इन्होंने 1 लाख रुपीस का अमाउंट कैश में केवल रिसीव किया, तो ये तो विद इन लिमिट है, 2 लाख की लिमिट में ही है। अच्छा इसके बाद में इन्होंने 9 लाख रुपीस अकाउंट पे क्रॉस्ड चेक से लिया है। अरे है तो अल्टीमेटली अकाउंट पे ही चेक ना। अब ये अकाउंट पे ही चेक क्रॉस्ड है या अदरवाइज है, क्या मतलब है तो ये अल्टीमेटली अकाउंट पे ही चेक ना, बात खत्म। ये क्रॉस्ड है या अदरवाइज है में कोई मतलब नहीं है, तो ये तो आप प्रेस्क्राइब्ड मोड से रिसीव कर ही रहे हो तो इसमें तो कोई वायलेशन है ही नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे क्या कि ये जो मीना कैटरर है इनके पार्ट पर सेक्शन 269 ST का जो वायलेशन है वो ट्रीट नहीं किया जाएगा, इसलिए कोई पेनल्टी का क्वेश्चन ही अराइज नहीं हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहां पर सिंपली क्रॉस्ड चेक लिखा होता, अकाउंट पे ही नहीं होता, ठीक है केवल क्रॉस चेक लिखा होता तो बात बिगड़ जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि क्रॉस्ड चेक प्रेस्क्राइब्ड मोड नहीं है, लेकिन ये अकाउंट पे चेक अगर है तो फिर ये क्रॉस्ड है अदरवाइज है कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आइए जरा फ्रेंड्स अगला जो पार्ट है, मिसेस P is a trader who is subject to audit under section 44AB. She has reported cash collections from various sundry debtors but has discovered that she omitted to include 2 more debtors in the statement already filed. She has reported the omission to the authorities within 15 days. My dear friends, सबसे पहले तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि ये जिस स्टेटमेंट की बात हो रही है ये कौन सा स्टेटमेंट है, वही सफ्ट्रा, हाँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट। याद आ रहा है सेक्शन 285BA? यस माय डियर फ्रेंड्स, वहां जो प्रेस्क्राइब्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है रूल 114E से बोर्ड ने जो ट्रांजैक्शन सेक्शन 285BA के लिए जिसको हम पहले AIR बोलते थे अब वो सफ्ट्रा हो गया, प्रेस्क्राइब किए हुए हैं। और उसमें एक प्रेस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शन ये भी है कि अगर कोई पर्सन अगर अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज 2 लाख रुपीज से ज्यादा अमाउंट अगर कैश में रिसीव कर रहा है तो वो जो भी पेयर हैं,
जो उन्हें 2 लाख रुपीस से ज्यादा का अमाउंट कैश में दे रहे हैं, उन पेयर की जो डिटेल्स हैं वो इस रेसिपिएंट को इस टैक्स ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड बिजनेसमैन को, जिनसे भी 2 लाख रुपीस से ज्यादा का अमाउंट अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज कैश में मिल रहा है, टैक्स ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड इस बिजनेसमैन को उन सभी पेयर की जो डिटेल्स हैं वो इस स्टेटमेंट में रिपोर्ट करनी होती हैं जिन्होंने उन्हें 2 लाख रुपीस से ज्यादा का जो अमाउंट है वो कैश में दिया। अच्छा, अगर वो स्टेटमेंट याद है ना, प्रीवियस ईयर के क्लोज आने के बाद में 31 मई तक देना होता है, फॉर्म नंबर 61A में देना होता है। एक्चुअली हमने रिवीजन सेशन में ये टाइम लिमिट वगैरह भी रिफ्रेश की थी। अगर नहीं आपने वो स्टेटमेंट टाइम से दिया तो 500 रुपीज पर डे की पीरियड ऑफ डिले के लिए जो फीस है, जो पेनल्टी है, वो 271F में लग सकेगी। और अगर अथॉरिटी मांगती है आपसे वो स्टेटमेंट फिर भी नहीं फर्निश करते तो फिर अथॉरिटी के अलाउड टाइम के बाद तो पेनल्टी का मीटर डबल 1000 रुपीज पर डे की पेनल्टी आप पर लग सकेगी। लेकिन अगर आपने स्टेटमेंट फाइल किया और वो इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, तो फिर 50,000 रुपीज की जो फिक्स्ड पेनल्टी है वो 271FAA में लेबिएबल बनाई गई। ये सब रिवीजन सेशन में मैंने आपको रिफ्रेश कराया था। अब एक बात मैं आपकी नॉलेज में और लाना चाहता हूं फ्रेंड्स, जैसा कि सेक्शन 285 BA सबसेक्शन 6 भी कहता है, एक्चुअली जो स्टेटमेंट फाइल किया गया है उसमें कोई इनएक्यूरेसी पास ऑन हो गई, कोई इनकम्प्लीटनेस पास ऑन हो गई, तो उस स्टेटमेंट को रेक्टिफाई भी किया जा सकता है, मतलब रिवाइज्ड स्टेटमेंट भी फाइल किया जा सकता है। लेकिन जो प्रेस्क्राइब्ड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग के लिए रिक्वायर्ड है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जिनके लिए बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिक्वायर किया गया है, तो बैंक और मतलब जो प्रेस्क्राइब्ड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सिंपली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर अपना स्टेटमेंट रिवाइज करना है तो वो 10 डेज का टाइम उनको मिलता है कि वो 10 डेज में अपने उस इनएक्यूरेसी, इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट और करेक्ट कर सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये 10 डेज की जो टाइम लिमिट है वो केवल प्रेस्क्राइब्ड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए है। अब बाकी अगर कोई है, जैसे हमारे इस केस में माय डियर फ्रेंड्स ये जो मिसेज पी है, अब मिसेज पी के लिए तो वो 10 डेज की टाइम लिमिट नहीं है, वो केवल प्रेस्क्राइब्ड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो फिर इन्होंने अगर 10 डेज के बाद भी, दैट इज 15 डेज में, अगर उस इनकम्प्लीटनेस को अगर कंप्लीट कर दिया है तो फिर इस केस में हम क्या बोलेंगे, नो पेनल्टी। तो यहां माय डियर फ्रेंड्स जो मिसेस पी हैं टैक्स ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड है, उन्हें अपने डेटर से 2 लाख रुपीस से ज्यादा कैश में मिला होगा। ज्यादातर डेटर्स की रिपोर्टिंग तो उन्होंने कर दी थी, बाद में उन्हें पता लगा कि 2 डेटर अभी भी रह गए हैं जिनकी रिपोर्टिंग करनी थी, वो उन्होंने ओमिशन विद इन 15 डेज फुलफिल कर दिया, तो कोई बात नहीं, उन पर कोई पेनल्टी नहीं लग सकेगी। ठीक है, अगर यहां रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती तो फिर पेनल्टी का केस बन पाता, लेकिन सिंस जिस तरह की बात मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस की है वही चीजें आपको बस यहां पर यूज में लेनी है। तो ये जो 50,000 की पेनल्टी है वो इस केस में लेबेबल नहीं होगी, क्योंकि वो पेनल्टी केवल और केवल इनके केस में लेबेबल बन पाती है। और आइए एक और इंटरेस्टिंग केस मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। देखिए जुलाई 21 में जो आपको केस स्टडी दी गई थी, आइए मैं जरा वो केस स्टडी आपके सामने प्रेजेंट करूं। क्या यहां पर आपको दिया गया था, ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर देसाई द असेसिंग ऑफिसर फाउंड दैट सम परचेजेस वर शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर विच द डिटेल्स ऑफ द सप्लायर्स वर मिसिंग। The assessee didn't maintain the daily stock register and also couldn't offer proper explanation regarding those purchases. The assessing officer rejected the books of accounts of the assessee and made ex parte assessment, that is best judgment assessment under section 44. In the assessment order, the AO treated them unexplained cash credit and made addition to the tune of rupees 12,26,000 in the declared income. The assessee filed appeals with various appellate authorities, but due to lack of satisfactory explanation, his case was dismissed at all level and the issue finally reached to the Supreme Court. While the appeal was still pending at the Supreme Court, the AO initiated penalty proceedings for concealment of income. During the penalty proceedings, the assessee provided the details of the creditors to the satisfaction of CIT appeals, and thus penalty proceedings were dropped.
Now, the assessee approached you as a consultant. You are required to list out what grounds that may be taken by the assessee against the pending assessment proceedings. Base your answer on the relevant provisions of law and decided court rulings. My dear friends, ये जो केस आपको दिया गया था ना एग्जाम में, एग्जैक्ट फैक्ट से जो बसीर अहमद सिसोदिया के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने रेस किए गए थे। तो फ्रेंड्स, केस स्टडी में आपको क्या दिया गया? मैं एक असस्सी हूं, मैंने जो परचेज एक्सपेंस अपना क्लेम किया था, मैं उसके सपोर्टिव एविडेंस नहीं दे पाया। ठीक है, मैं सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन एओ को नहीं दे पाया। तो एओ ने जो सप्लायर्स, जो क्रेडिटर्स मैं अपनी बुक्स में दिखा रहा था, उनको बोगस क्रेडिटर मानते हुए, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट के तौर पर उनको लेते हुए मेरी डिक्लेयर्ड इनकम में मुझे ऐड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, कि ये जो क्रेडिटर्स हैं, आप जिन परचेज के अगेंस्ट में ये बता रहे हैं, आप उन परचेज के कोई एविडेंस नहीं दे पा रहे, आप इन क्रेडिटर्स और सप्लायर्स की कोई एक्सप्लेनेशन हमें सेटिस्फैक्टरीली नहीं दे पा रहे, इसका मतलब कि ये क्रेडिट एंट्री आपकी बोगस है। तो उन्होंने उसे अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट के तौर पर सेक्शन 68 में डीम्ड इनकम असेसी की बना दिया। अब ऐसा असेसमेंट ऑर्डर जब पास हो गया तो असेसी अपील में गया, सीआईटी अपील आई, टीएटी हाई कोर्ट के लेवल पर जस्टिस नहीं मिला क्योंकि सेटिस्फैक्टरी एविडेंस नहीं थे। लाइक सपोज मैंने जिस सप्लायर से वो गुड्स परचेज किए थे, वो सप्लायर उस टाइम पर इंडिया में था ही नहीं, तो मैं कैसे उनसे कंफर्मेशन लेटर या उनको आपके सामने प्रेजेंट कर पाता? ठीक है, एओ का असेसमेंट हो गया, लोअर लेवल पर अपील्स भी हो गई, तब तक वो सप्लायर्स अरेंजमेंट नहीं कर पाया डिपार्टमेंट के लिए, जिससे कि मैं अपने परचेज क्लेम को और क्रेडिटर्स को जस्टिफाई कर पाता। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सस्पेंड ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील चल रही थी, तो उस टाइम पर मेरे वो सप्लायर सपोज इंडिया में आ गए। अब मैं जब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील चल रही थी, तो इधर ईओ ने पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर रखी है। पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को मैंने चैलेंज किया सीआईटी बिल के सामने। पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट में जब अपील चल रही थी, तो मैं सप्लायर लेकर सीआईटी बिल के पास पहुंच गया। सीआईटी अपील कन्विंस हो गए कि बिल्कुल परचेजेस बोगस नहीं है, जेन्यून है, क्रेडिटर हवा में नहीं है, जेन्यून है। तो उन्होंने ईओ को बुलाया कि पूछ लो, कुछ पूछना है तो सप्लायर से। तो ईओ ने कहा नहीं, अब सब ठीक है, हम मान रहे हैं कि जो परचेज है वो जेन्यून है, जो क्रेडिटर्स है वो जेन्यून है। ठीक है, तो फिर किस बात की पेनल्टी? तो सीआईटी अपील ने जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स थी बोगस परचेज और अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट के नाम पर जो ईओ ने स्टार्ट की थी, उन पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को वहीं ड्रॉप कर दिया। लेकिन अभी भी जो वो बोगस परचेज के नाम पर जो अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट का एडिशन ईओ ने जिस असेसमेंट ऑर्डर में कर रखा है, उस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में तो सुप्रीम कोर्ट में अपील चल रही है, जबकि असेसी उस परचेज को और उन क्रेडिटर्स की आइडेंटिटी को प्रूव कर चुका है। ठीक है, डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो चुका है। तो रीजनेबल होगा ना क्या कि जो अपील का बेस है, अगर वही खत्म हो रहा है, तो फिर एपेलेट प्रोसीडिंग्स को आगे कंटिन्यू रखने का क्या सेंस और सिग्निफिकेंस है? वो एपेलेट प्रोसीडिंग्स भी वहीं पर स्टॉप कर दी जानी चाहिए। एपेलेट अथॉरिटी का जो वैल्यूबल टाइम है, वो उस केस में और अब खर्च नहीं करवाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो जो केस के फैक्ट्स है इजी फॉर्म में मैंने आपके सामने रखे, यही हुआ था एग्जैक्टली इस केस में। और बस आप उस केस को बेस बनाकर, जो अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फ्रेंड्स, आप इजीली इस तरह की जो सिचुएशन है वो यहां हैंडल कर सकेंगे। यस, तो सेक्शन 68 जो कहता है कि हां, अगर कोई भी क्रेडिट एंट्री अगर असेसी सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन, सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन अगर नहीं दे पाता है, तो वो डीम्ड इनकम असेसी की ट्रीट की जा सकेगी। भले ही असेसमेंट के टाइम पर असेसी सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था, लेकिन जब पेनल्टी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तब तो असेसी ने वो एंट्री अपनी एक्सप्लेन कर दी ना, सीआईटी बिल को सेटिस्फाई कर दिया, तभी तो उन्होंने पेनल्टी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप की। तो जब अब पेनल्टी प्रोसीडिंग्स का जो ओरिजिन था, असेसमेंट ऑर्डर, वो असेसमेंट ऑर्डर जो अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिटर को अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट मानकर पास किया गया था फ्रेंड्स, जब वो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अब ड्रॉप हो गई हैं क्योंकि अथॉरिटी सेटिस्फाइड हो गई हैं, तो रिजल्टेंटली जो एडिशन है, जब वो जस्ट असेसी ने सेटिस्फाई, अगर असेसी ने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है, तो फिर अब असेसमेंट के अगेंस्ट में जो अपील प्रोसीडिंग्स हैं उनको भी सेट असाइड कर दिया जाना चाहिए।
उनको भी अब आगे कंटिन्यू रखने का कोई सेंस और सिग्निफिकेंस हमें नजर नहीं आता। राइट फ्रेंड्स, तो एक क्रक्स यही है कि भाई असेसमेंट के टाइम पर एसएससी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था, लेकिन पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के टाइम पर एक्सप्लेनेशन उसने दे दी थी, जिसकी वजह से पेनल्टी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो गई। अथॉरिटी सेटिस्फाइड है, तो फिर अब असेसमेंट का भी वो पार्ट एडिशन क्यों बने, है ना। अब उनके ऊपर जो एपलेट प्रोसीडिंग्स है वो क्यों चले, रीजनेबल होगा कि असेसमेंट में से भी वो जो एडिशंस है वो डिलीट किए जाने चाहिए और अपील प्रोसीडिंग्स वहीं पर स्टॉप कर दी जानी चाहिए। राइट ना फ्रेंड्स, आइए जरा प्रोसिक्यूशंस में रुक कर ले। प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड में सबसे पहले मैंने आपको रिवीजन सेशन में भी कहा था कि इस प्रोसिक्यूशन चैप्टर में सबसे ज्यादा रेलिवेंट जो सेक्शन है वो सेक्शन 276 है। हाँ, आइए जरा फ्रेंड्स उसी से रिलेटेड रिपीटेटिव नेचर का ये क्वेश्चन पहले देखिए। द असेसिंग ऑफिसर लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट मेसर्स एमरल्ड अ फर्म अंडर सेक्शन 276 of the IAT Act for failure to furnish its return of income for the suspended 23-24 within the due date under section 139(1). The tax payable on the assessed income as reduced by the advance tax paid and tax deducted at source was rupees 60,000. The appeal filed by the firm against the order of assessment was allowed by the Commissioner Appeals. The assessing officer passed an order giving effect to the order of CIT Appeals. The tax payable by the firm as per the order of CIT Appeals, मतलब सीआईटी बिल के ऑर्डर का जब इन्होंने इफेक्ट दिया तो द टैक्स पेबल बाय द फर्म एज पर द सेड ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर वाज ₹1,000. The assessing officer has accepted the order of CIT Appeals and has not referred an appeal to the ITAT. The firm desires to know about the maintainability of the prosecution proceedings and the facts and circumstances of the case. Advise the firm suitably. तो my dear friends, अब इस केस में मैं क्या बोलूंगा, केवल इतना यहां कि सिंस एओ ने भले इनिशियली टीडीएस एडवांस टैक्स के बाद में जो टैक्स पेबल था वो ऑन हिज रेगुलर असेसमेंट 60,000 निकाल दिया, मतलब 10,000 तो निकाल दिया, लेकिन जब मैटर अपील में सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने एओ के एडिशंस डिलीट किए और सीआईटी अपील के ऑर्डर के बाद जो असेसी फर्म का टैक्स पेबल है वो केवल 1,000 रह गया और एओ ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। क्या हमने 60,000 की जो डिमांड निकाली थी वो सही नहीं थी? हाँ, उन्होंने सीआईटी बिल के ऑर्डर को एक्सेप्ट किया है, उन्होंने इस बात पर एग्री किया है कि हाँ जो असेसी फर्म है उसका वास्तव में जो टैक्स पेबल है वो 1,000 ही बनता है। तो फिर गुरु नानक एंटरप्राइजेस के केस की भी रिवीजन सेशन में बात की थी हमने। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा क्या कि सिंस फाइनली जो टैक्स पेबल है वो 1,000 है, मतलब 10,000 ज्यादा नहीं है, इसलिए इस केस में जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स है वो मेंटेनेबल नहीं होंगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो सिंस इस केस में फाइनली जो अमाउंट है वो 1,000 दैट इज 10,000 ज्यादा नहीं है, इसलिए प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमने डिस्कस किया वही चीजें आपको यहां पर ये गिवन है। और आइए ना अब मैं आपको लेकर चलूं एक मल्टीपल सेक्शंस बेस्ड क्वेश्चन की तरफ, प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड भी। Can prosecution be launched for each of the following actions or defaults committed? If yes, then explain the relevant provisions of the act and the quantum of prescribed punishment. पहला केस, the assessee had restrained and not allowed the officer authorized as per section 132B to inspect the document maintained in the form of electronic record and the books of accounts. याद करो प्रोसिक्यूशन की टेबल जो मैंने आपको रिफ्रेश कराई थी उसमें दूसरा केस यही तो था। सेक्शन 275B में लॉ मेकर्स ने 2 इयर्स तक का जो इंप्रिजनमेंट है वो विद फाइन पॉसिबल बनाया हुआ है। तो 275B से हम कहेंगे 2 इयर्स तक का जो इंप्रिजनमेंट है वो इस फेलुअर के केस में यहां उस पर्सन पर लॉन्च किया जा सकेगा। देन द असेसी डेलिबरेटली हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 142(1) या 142(2)A। याद करो प्रोसिक्यूशन की टेबल जो मैंने आपको रिफ्रेश कराई थी रिवीजन सेशन में, उसका जो सेकंड लास्ट केस था वो यही था
और ये वाला प्रोसिक्यूशन तो मैंने असेसमेंट प्रोसेस चैप्टर में भी आपको रिफ्रेश करा दिया था, वहां के प्रैक्टिस सेशन में भी एक क्वेश्चन की हमने इससे रिलेटेड बात की थी, मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में एपी में। एक्चुअली 276D में अप टू 1 ईयर तक का जो प्रोसिक्यूशन है वो विद फाइन यहां पॉसिबल बनाया गया है। राइट फ्रेंड्स, तो जो दूसरा केस है उसमें 276D से 1 ईयर तक का जो प्रोसिक्यूशन है वो विद फाइन पॉसिबल हो पाता है। एंड फाइनली द असेसी डेलिबरेटली हैज फेल्ड टू make the payment of tax collected अंडर सेक्शन 206C। अरे याद उठाओ ना, अगर असेसी ने 206C के टीसीएस को अगर गवर्नमेंट को पे करने में, डिपॉजिट करने में अगर फेल्योर शो किया तो इसके लिए तो 276BB ज्यादा प्रोसिक्यूशन वाला जो सेक्शन था 276BB, जहां पर याद कीजिए 3 मंथ से लेकर 7 ईयर्स तक का जो इंप्रिजनमेंट है वो विद फाइन पॉसिबल बनाया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यस, यहां 276BB से 3 मंथ से 7 ईयर्स तक का जो इंप्रिजनमेंट है वो विद फाइन पॉसिबल बनाया गया है। तो मैं अब कह सकता हूं कि हां, विद द हेल्प ऑफ दीज 12 क्वेश्चंस हमने पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनकी प्रैक्टिस कर ली। और आइए ना, अब मैं मोड ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अलोंग विद पेनल्टीज आपको रिफ्रेश कराता हूं। तो सबसे पहले एक अच्छा क्वेश्चन नवंबर 2010 का देखिएगा। फियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, अ रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी। सिंपली हमें एक एनबीएफसी का जो केस है वो यहां पर दिया गया है। ओके, एक्सेप्ट्स पब्लिक डिपॉजिट्स, इश्यूज डिपॉजिट सर्टिफिकेट एंड रीपेज द सेम आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम अलोंग विद इंटरेस्ट अंडर डिफरेंट स्कीम्स रन बाय इट। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर नोटेड फ्रॉम देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब क्या ट्रांजैक्शन? पहला, मिस्टर ए एन इंडिविजुअल हैज डिपॉजिटेड ₹15,000 ऑन 1 May 2019 फॉर 48 months बाय चेक and another ₹15,000 on 30th June 22 in cash to purchase a new certificate of 48 months tenure। अब हम क्या कहने वाले हैं इस केस में कि देखो, आपने जो पहला डिपॉजिट लिया था ना वो 20,000 और मोर का नहीं था, तो यहां तो कोई वायलेशन नहीं कहलाएगा। लेकिन जहां आउटस्टैंडिंग सम अभी आपका ऑलरेडी मिस्टर ए के प्रति 15,000 का बना हुआ है, आपका 15,000 रुपीज ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग मिस्टर ए के रिस्पेक्ट में बना हुआ है, और आपने अगेन जो एक फ्रेश डिपॉजिट है वो आपने एक्सेप्ट किया और दोनों का एग्रीगेट अमाउंट 20,000 और मोर हो गया। तो फिर आपकी ड्यूटी थी कि आप इस फ्रेश डिपॉजिट को अकाउंट पे चेक वगैरह से रिसीव करते, आपने तो कैश में रिसीव कर लिया। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि ये जो सेकंड जो आपका डिपॉजिट एक्सेप्टेंस है, यहां पर जो वायलेशन है वो 269SS का कहलाएगा। वो 269SS के वायलेशन में जो केस है वो आएगा और उसकी सजा क्या है? 271D की पेनल्टी ना, जितने का आपने इन वायलेशन अमाउंट एक्सेप्ट किया उतने की जो पेनल्टी है वो यहां पर लग सकेगी। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां इस केस में पहला जो एक्सेप्टेंस था उसमें कोई वायलेशन नहीं था क्योंकि लिमिट से कम था, लेकिन जो दूसरा आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, यस फ्रेंड्स, हाँ, वहां पर ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग सम और फ्रेश डिपॉजिट किया जो फिगर है वो 20,000 और मोर से एक्सीड कर जा रहा है, तो वो आपको कैश में नहीं लेना चाहिए था, वो आपने कैश में लिया, तो उतने अमाउंट की जो पेनल्टी है वो 269SS के प्रोविजन के कॉन्ट्रावेंशन के अगेंस्ट की वजह से लगाई जा सकेगी। अब मिस्टर ए से इन्होंने जो डिपॉजिट है वो तो ले लिए। अब देखिए आगे, मिस्टर ए हैज अप्लाइड फॉर प्री मैच्योर विड्रॉल अगेंस्ट बोथ द सर्टिफिकेट्स एंड द कंपनी हैज पेड हिम ₹16,500 बाय बियरर चेक अगेंस्ट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन 23rd March 23 ड्यू अगेंस्ट हिज फर्स्ट सर्टिफिकेट परचेज्ड इन 2019। अब रुकिए जरा, जब इन्होंने ये रीपेमेंट किया है, जब कंपनी ने अब ये अमाउंट जो इन्हें दिया है उस टाइम पर इस एनबीएफसी का मिस्टर ए के प्रति जो आउटस्टैंडिंग सम था वो 30,000 प्लस इंटरेस्ट था। तो जहां पर अमाउंट टू बी रीपेड अलोंग विद इंटरेस्ट अगर 20,000 और मोर हो तो आप उसमें से कोई भी अमाउंट जो रीपे कर रहे हैं वो आपको प्रेस्क्राइब्ड मोड से, स्पेसिफाइड मोड से रीपे करना चाहिए था। अब यहां मिस्टर ए के प्रति एनबीएफसी का जो आउटस्टैंडिंग सम है टुगेदर विद इंटरेस्ट वो 30,000 प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट है, उसमें से 16,000 इन्होंने जो बियरर चेक से पे कर दिया जो स्पेसिफाइड मोड में नहीं आता। ये 269T का माय डियर फ्रेंड्स वायलेशन इस
एनबीएफसी के पार्ट पर कहलाएगा और इसका रिजल्ट कितना आएगा, जो भी वायलेटेड सम है उतने अमाउंट की पेनल्टी 271E में यहां इस एनबीएफसी पर लेवी की जा सकेगी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो अगला रीपेमेंट है देखिए, and rupees 55,000 in cash on 25th March 23 against the second certificate। तो इस डेट पर हम क्या कहेंगे कि अब जो अमाउंट टू बी रीपेड टुगेदर विद इंटरेस्ट है वो 20,000 से डाउन रह गया, है ना, वो 20,000 से डाउन रह गया। तो ये आपने जो कैश में पेमेंट कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जो आउटस्टैंडिंग सम है टुगेदर विद इंटरेस्ट 20,000 और मोर नहीं है, इसलिए 269T आप पर नहीं लगेगा, 269T का वायलेशन आपके पार्ट पर नहीं कहलाएगा। तो यहां माय डियर फ्रेंड्स देखिए, जो रीपेमेंट वाली जहां तक बात है, तो जो पहला इन्होंने रीपेमेंट किया है तब आउटस्टैंडिंग सम 20,000 ज्यादा होने की वजह से ये कॉन्ट्रावेंशन 269T का कहलाएगा और इसलिए 271 की इक्वल अमाउंट की पेनल्टी लग सकेगी। लेकिन जो दूसरा रीपेमेंट उन्होंने किया, अब उस टाइम पर जो आउटस्टैंडिंग सम है वो 20,000 रुपीज से एक्सीड नहीं कर रहा है, राइट ना, कोई भी अब आउटस्टैंडिंग सम 20,000 से ज्यादा नहीं नजर आ रहा है, इसलिए 269T का वायलेशन यहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, इस केस में पेनल्टी नहीं लग पाएगी। डिस्कस द वायलेशन ऑफ आईटी प्रोविजन इफ एनी एंड कॉन्सिक्वेंशियल पेनल्टी फॉर ईच ट्रांजैक्शन, विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ द सर्टिफिकेट वर हेल्ड जॉइंटली विद मिसेज ए वाइफ ऑफ मिस्टर ए व्हाइल रीपेइंग बैक इन कैश और बियरर चेक। हम कहेंगे कोई भी हमारे ट्रीटमेंट पर फर्क नहीं आएगा, क्योंकि याद उठाइए 269SS 269T जो हमने रिफ्रेश किए थे वहां पर ज्वाइंटली वाले केसेस भी कवर्ड थे, याद आ रहा है आपको। तो बस आपने फ्रेंड्स डिपॉजिट के टाइम पर कब वायलेशन नहीं, और जो रीपेमेंट के टाइम पर कब वायलेशन और कब वायलेशन नहीं, वो डिसीजन यहां पर लेने थे, अकॉर्डिंगली पेनल्टी बतानी थी। और आइए एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, मिस्टर ए एन एग्रीकल्चरिस्ट हैज मेड एन एग्रीमेंट टू सेल हिज 10 acres ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन अ रिमोट विलेज एट अ प्राइस ऑफ ₹1 lakh per acre to Mr. B for constructing a farmhouse. Mr. A has received an advance of ₹1 lakh by way of crossed check. Later on, the agreement was rescinded, means revoked or cancelled, as Mr. B couldn't pay the balance amount within the stipulated time as per the agreement. Mr. A returned the advance by cross check. The assessing officer has proposed to levy a penalty under section 271D on Mr. A. Examine the validity of AO's action. तो my dear friends, यहाँ बात क्या हो रही है कि मिस्टर A ने जो 1 लाख रुपीस का अमाउंट मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो अपनी एग्रीकल्चर लैंड बेचने के लिए एग्री किया है, उसके बदले में मिस्टर बी से 1 लाख का उन्होंने जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के रिलेशन में जो एडवांस के नाम पर अमाउंट है वो क्रॉस्ड चेक से ले लिया है। क्या ये अलाउड है? देन आंसर इज नो। एक्चुअली 20,000 रुपीज से ज्यादा का अमाउंट अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के रिलेशन में रिसीव कर रहे हैं तो आपको अकाउंट पे चेक वगैरह से रिसीव करना चाहिए था, ठीक है। अरे सर ये तो एग्रीकल्चरिस्ट है ना, हाँ मिस्टर ए एग्रीकल्चरिस्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन में कहां गिवन है कि मिस्टर बी भी एग्रीकल्चरिस्ट है, ये तो क्वेश्चन कहीं नहीं गिवन है। और फार्म हाउस वगैरह की बात तो आप प्रैक्टिकली देखते हो, जो कस्टम और ट्रेंड है वही चेंज हो गया है, अब तो कॉर्पोरेट्स के पास में फार्म हाउस वगैरह होते हैं, है ना, राइट ना फ्रेंड्स। तो अब यहां मिस्टर ए एग्रीकल्चरिस्ट है, मिस्टर बी एग्रीकल्चरिस्ट है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये पक्की बात है कि अगर दो एग्रीकल्चरिस्ट के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होता, किसी की भी अगर टैक्स के लिए चार्जेबल कोई इनकम नहीं होती, तो फिर 269SS नहीं लगता, फिर वायलेशन में केस आपका नहीं आता। लेकिन सिंस यहां पर क्वेश्चन में ये कहीं गिवन नहीं है कि मिस्टर बी यहां पर एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इसीलिए मिस्टर ए ने उनसे 1 लाख रुपए जो क्रॉस्ड चेक से रिसीव किया है, सर्टेनली ये 269SS का कॉन्ट्रावेंशन कहलाएगा और इस पर 271D की जो पेनल्टी है वो लेबिएबल बन सकेगी, इक्वल अमाउंट की। जितना भी उन्होंने अमाउंट इन कॉन्ट्रावेंशन रिसीव किया, दैट इज 1 लाख तक की जो पेनल्टी है वो यहां पर लेवी की जा सकेगी। एंड आइए जरा फ्रेंड्स एक और अच्छे क्वेश्चन में लेकर चलता हूं। देखिए क्या आपको केस स्टडी यहां दी गई थी, कुमार ब्रदर्स असस्सी इज अ फार्मर इज अ पार्टनरशिप फर्म
During the course of assessment proceedings, the assessing officer noticed that huge amount of cash was accepted by the firm from its partners during the relevant year corresponding to the AY 23-24. The assessing officer was of the view that interest was given to partners on amount advanced, which conclusively proved that the transactions are between different persons, whereby the firm has accepted loan in cash from the partners and thereby initiated penalty proceedings under section 271D in view of the violation of 269SS. Is the action of AO obtainable, that is valid in law? माय डियर फ्रेंड्स, मुथूट फाइनेंसर के केस में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये इशू गया। तो मुथूट फाइनेंसर के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा कि फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इनकी कंपनी की तरह कोई कॉमन सील वगैरह नहीं होती, ये कोई सेपरेट ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है। ऑल पार्टनर्स कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द फर्म। यस, कि जहां पार्टनर्स के लिए कंबाइंड टर्म यूज करनी हो तो वो टर्म यूज की जाती है, दैट इज फर्म। तो मुथूट फाइनेंसर्स के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने तो यही कहा कि जो फर्म है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, इसलिए फर्म और पार्टनर के बीच के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अलग अलग पर्सन के बीच के ट्रांजैक्शन ट्रीट नहीं करेंगे, उन्हें एक सिंगल यूनिट ही लेकर चलेंगे। इसीलिए फर्म ने अगर पार्टनर से कैश में लोन अगर लिया हुआ बताया है तो यहां 269SS का वायलेशन ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसीलिए यहां पर 271D की जो पेनल्टी है वो लगे क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। ठीक है, राइट। हालांकि कॉन्ट्ररी व्यू, पहले फ्रेंड्स यहां पर जो इशू है वो आपको पता है, केवल इतना सा कि जहां फर्म ने पार्टनर से अगर कैश में लोन लिया तो क्या 269SS का कॉन्ट्रावेंशन कहलाएगा। 269SS के बारे में आप बता दोगे कि भाई 20,000 डेज से ज्यादा का अगर आप कैश लोन डिपॉजिट ले रहे हो तो आपको इन मोड से लेना पड़ता है, नहीं तो आप इस पेनल्टी के लिए लायबल कहलाते हैं। लेकिन हमने मेनली जो बात की इस रूलिंग की, इसके बेस पर हम कहेंगे क्या कि फर्म और पार्टनर्स के बीच का जो ट्रांजेक्शन है वो 269SS टी वगैरह से गवर्न नहीं होगा, राइट। और इस रूलिंग को अगर हम बेस बनाएं, हालांकि कॉन्ट्ररी व्यू अडॉप्ट किया जा सकता है कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में तो जो फर्म है वो सेपरेट टैक्स एंटिटी है, वो अपनी इनकम की खुद रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल है, तो एक कॉन्ट्ररी व्यू भी लिया जा सकता है। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स दो इंटरप्रिटेशन बनती हैं, लेकिन जो लेटेस्ट रूलिंग्स हैं उनमें मुथूट फाइनेंसर की जो रूलिंग है उसके अकॉर्डिंगली ये जो केस है ये यहां पर वायलेशन का केस ट्रीट नहीं किया जाएगा, इसलिए 271D की जो पेनल्टी है वो यहां पर नहीं लग सकेगी। और एक और अच्छी बात ये भी सुनिए जरा माय डियर फ्रेंड्स के जहां पर कोई जुडिशियल कंट्रोवर्सी हो, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट कह रहे हैं कि भाई फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑल पार्टनर्स कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द फर्म, तो फर्म और पार्टनर्स के बीच के ट्रांजैक्शन सेपरेट पर्सन के बीच के ट्रांजैक्शन इस पर्पस के लिए मतलब 269SS और 269T के पर्पस के लिए ट्रीट नहीं किए जाएंगे, तो 271D की पेनल्टी भी नहीं लग पाएगी। लेकिन एक दूसरा व्यू भी ये बनता है कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में फर्म सेपरेट टैक्स एंटिटी होने की वजह से पार्टनर और फर्म को सेपरेट एसोसी ट्रीट किया जाए, और उस केस में तो फिर फर्म ने पार्टनर से कैश में लोन लिया तो 269SS का वायलेशन ट्रीट कर लिया जाए, पेनल्टी लगा दी जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिंस ये एक जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट का हम केस भी एक फिट केस हम यहां पर इसे कह सकते हैं, इसीलिए अब अगर एसएससी ने दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट पर रिलाय करके अगर केस में पार्टनर से लोन ले लिया तो कोई गलती की क्या? नहीं ना। 273B रेगुलर बैच में जो हम डिस्कस करते हैं कि भाई जहां पर कोई रीजनेबल कॉजेज अगर एसएससी प्रूव कर दे कि मैंने ये एक्ट इसलिए किया है, मेरी कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं रही है, तो फिर उस केस में उन पर पेनल्टी लेविएबल नहीं बनेगी, राइट ना फ्रेंड्स। तो बस इस केस में हम यही कहेंगे कि सिंस यहां पर लीगल इंटरप्रिटेशन को लेकर दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर एसएससी फर्म ने दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को कंसीडरेशन में लेकर अगर यहां पार्टनर से कैश में लोन ले लिया है तो उनके पास में एक रीजनेबल कॉज है, ये है ना, इसकी वजह से हम कहेंगे क्या कि एओ उन पर अगर स्टिल पेनल्टी लगा रहा है तो वो एक्ट उनका करेक्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि फर्म ने भी काम हवा में नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग को बेस बनाकर अगर उन्होंने कैश में पार्टनर से लोन लिया तो क्या गुनाह किया, है ना, डिबेटेबल इशू है। तो अब इस केस में उनके पास रीजनेबल कॉज होने की वजह से पेनल्टी यहां नहीं लगाई जा सकेगी। आइए जरा अब मैं पेयर एंड रिसीवर दोनों के एंगल से जो अलग अलग जगह पर प्रोविजंस गिवन है उस पर बेस्ड एक कंबाइंड केस स्टडी आपके सामने प्रेजेंट कर दूं। मिस्टर बी प्रपोजेस टू परचेज फॉर हिज बिजनेस सर्टेन रॉ मटेरियल्स फ्रॉम मिस्टर एस. In view of the scarcity of the products, S insists on cash payments for the purchases.
to which Mr. B agrees. On 27 March 23, the purchaser effected through a cash invoice for rupees 3,20,000. In respect of the above transactions, will there be any detrimental effect in the hands of B and S under the provisions of IT Act 1961? Explain briefly. यहीं पर रुकिए. सबसे पहले यहाँ बी मतलब कौन है? बायर है, राइट उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स एस से परचेस करने के लिए उनको अप्रोच किया है, और एस कौन है यहां पर? सेलर, राइट फ्रेंड्स. अब अगर बायर ने अगर 320 का कैश में अगर मटेरियल परचेस कर लिया तो पक्का बायर पर तो 43 लगेगा, और उनको उनके 320 का जो कैश एक्सपेंस है वो अलाउ नहीं किया जाएगा. इधर जो सेलर हैं वो रिसीवर हैं, रेसिपिएंट हैं, उन्हें कैश रिसीव हो रहा है 320 का, तो उन पर 269 एसटी का वायलेशन कहलाएगा कि 2 लाख रुपीज से ज्यादा आप कैश में रिसीव नहीं कर सकते थे. उनके पार्ट पर 269 एसटी का वायलेशन कहलाएगा, और उसका जो रिजल्ट मैंने आपको रिवीजन सेशन में रिफ्रेश भी कराया था. माय डियर फ्रेंड्स, याद कीजिए सेक्शन 271 डीए की जो पेनल्टी है वो यहां 320 के इक्विवेलेंट अमाउंट की इस मिस्टर एस पर, रेसिपिएंट पर लगाई जा सकेगी. ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पहला केस है वो तो केस यही है कि बायर पर 43 इन्वोक हो पाएगा. यस माय डियर फ्रेंड्स, जो बायर हैं उन पर 43 की डिसअलावेंस अट्रैक्ट हो जाएगी, और जो सेलर हैं उन पर 269 एसटी का वायलेशन कहलाएगा. 271 डीए में इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी के लिए वो तैयार हो जाए. देन फ्रेंड्स, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ कैश परचेजेस आर इफेक्टेड बाय द बायर बी ऑन 2 डिफरेंट डेट्स फॉर डिफरेंट रॉ मटेरियल फॉर रुपीज 1,80,000 एंड 1,40,000 रिस्पेक्टिवली. तो सबसे पहले अगर हम बायर की बात करें तो फिर वही बात, बायर पर तो अभी भी 43 लगेगा. क्यों? क्योंकि वहां तो लिमिट केवल 10,000 की है. तो अगर आपने 10,000 से ज्यादा का अलग अलग डेट पर भी अलग अलग मटेरियल परचेस किया तो आपके लिए तो ये एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएंगे. लेकिन अब अगर हम बात करें सेलर के एंगल से, माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मिस्टर एस के एंगल से, तो अब आप देख लीजिए उन्होंने किसी भी ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में एक दिन में 2 लाख रुपीज से ज्यादा का कैश में अमाउंट रिसीव नहीं किया है. इसीलिए डिफरेंट रॉ मटेरियल के लिए डिफरेंट डेट्स पर जो पेमेंट्स हैं वो ये मिल रहे हैं, है ना. तो यहां पर मिस्टर एस के लिए सिंस उन्होंने एसएससी से नीदर ऑन अ डे, ना तो एक दिन में ना एक ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में, उन्होंने 2 लाख रुपीज से ज्यादा का जो अमाउंट है वो रिसीव नहीं किया है. इसलिए 269 एसटी का जो वायलेशन है वो यहां पर ट्रीट नहीं किया जाएगा, और 271 डीए की जो पेनल्टी है वो उन पर नहीं लग सकेगी. तो जो सेलर है ना उनको क्लीन चिट यहां पर मिल जाएगी. उनका ये जो ट्रांजैक्शन है वो 269 एसटी का वायलेशन यहां पर नहीं कहलाएगा. उन पर जो पेनल्टी के प्रोविजन है वो अट्रैक्टेड नहीं होंगे. और सबसे इजी क्वेश्चन जो इस पर बेस्ड दिया गया था वो भी मैं रख देता हूं आपके लिए. आपको बस फीस या पेनल्टी का क्वांटम बताना है जो इस केस में लग सके. क्या है केस? मिस्टर रॉबर्ट रिसीव्ड अ सम ऑफ रुपीज 2,50,000 फ्रॉम मिस्टर राजीव ऑन 31 जनवरी 23 इन कैश इन कॉन्ट्रावेंशन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 269 एसटी. तो हम कहेंगे क्या यहां पर 271 डीए की जो पेनल्टी है वो लग सकेगी जितने का आपने अमाउंट इन कॉन्ट्रावेंशन रिसीव किया, दैट इज 250 ना. तो 250 की जो पेनल्टी है वो मिस्टर रॉबर्ट पर लगाई जा सकेगी. काइंडली देखिए वही सारी चीजें आपको यहां पर बस गिवन है. तो अब मैं कह सकता हूं कि मोड ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांजैक्शंस और रिलेटेड पेनल्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए. और याद है रिवीजन सेशन में लास्ट टॉपिक जो हमने रिफ्रेश किया था वो था एडवांस रूलिंग्स. तो आइए जरा एडवांस रूलिंग्स में सबसे पहले एडवांस रूलिंग की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी. उसी पर बेस्ड आपको एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन दिया जाता रहा है मैं वैसा क्वेश्चन आपके सामने अब प्रेजेंट कर देता हूं. क्या इस क्वेश्चन में आपको दिया गया द टर्म एडवांस रूलिंग इंक्लूड्स विद इन इट्स स्कोप अ डिटर्मिनेशन बाय द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग only in relation to a transaction undertaken by a non-resident applicant. Discuss the correctness or otherwise of this statement as per the income tax law. मतलब इनके हिसाब से तो केवल और केवल नॉन रेजिडेंट ही एप्लीकेंट बन सकते हैं. केवल नॉन रेजिडेंट के द्वारा अंडरटेक किए गए ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में नॉन रेजिडेंट ही एप्लीकेशन लेकर जा सकते हैं. बोर्ड उसी केस में एडवांस रूलिंग दे सकते हैं. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? द आंसर इज नो.
एब्सोल्युटली नो। अरे याद उठाओ ना, सेक्शन 249N में आपने रेजिडेंट एप्लीकेंट वाले केसेस भी तो देख रखे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली नॉन रेजिडेंट के साथ अंडरटेक किए गए ट्रांजैक्शन, अंडरटेक किए जाने के लिए प्रपोज किए गए ट्रांजैक्शन से अराइज होने वाली नॉन रेजिडेंट की टैक्स लायबिलिटी के रिलेशन में रेजिडेंट भी एप्लीकेंट बन सकते हैं, वो भी एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन लेकर जा सकते हैं, और वहां भी तो बोर्ड एडवांस रूलिंग का डिटर्मिनेशन करते हुए नजर आएंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि केवल नॉन रेजिडेंट ही एप्लीकेंट हो सकता है? अरे कोई रेसिडेंट अपने लिए भी अगर उसने 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा की वैल्यू के ट्रांजैक्शन में अगर एंटर किया है या वो एंटर करने वाला है, उसके रिस्पेक्ट में वो एडवांस रूलिंग अगर लेना चाहता है, तो वो अपनी टैक्स लायबिलिटी के रिलेशन में भी एडवांस रूलिंग के लिए जा सकता है। बोर्ड के एक्चुअली वो नोटिफाइड रेजिडेंट होना चाहिए, और वो भी मैंने आपको रेफरेंस कराया था 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा की वैल्यू के ट्रांजैक्शन वाला जो रेजिडेंट है वो नोटिफाइड रेजिडेंट वहां ट्रीट किया गया है। याद आ रहा है? सेक्शन 245N में हमने क्लॉज बी में एप्लीकेंट की जो डेफिनेशन थी उसमें सब क्लॉज 2B में जो केस कवर्ड है वो यही कवर्ड है। एंड याद उठाओ, जो नोटिफाइड रेजिडेंट में पब्लिक सेक्टर कंपनी जो अपनी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स लेकर जा सकती हैं, तो फ्रेंड्स पब्लिक सेक्टर कंपनी दैट इज गवर्नमेंट कंपनी सिंपली रेजिडेंट, तो यहां इस केस में जो नोटिफाइड रेजिडेंट हैं दैट इज पब्लिक सेक्टर कंपनी 245N क्लॉज बी के सब क्लॉज 3 के लिए वो उनका इनकम टैक्स अथॉरिटी या ITT के यहां पर अगर कोई इशू पेंडिंग चल रहा है तो वो पेंडिंग इशू के रिस्पेक्ट में एप्लीकेशन लेकर जा सकती हैं, और वहां भी बोर्ड का डिटर्मिनेशन हमें देखने को मिलता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी अरेंजमेंट को जिसे कोई रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट अंजाम देने वाले हैं, लेकिन कहीं गार तो नहीं लग जाएगा? गार तो तब लगता है ना जब इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट हो, तो वो वास्तव में इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है या नहीं। तो इसके लिए वो एप्लीकेंट गार चैप्टर में वो अरेंजमेंट जिसमें वो एंटर करने के लिए प्लान कर रहे हैं वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है या नहीं, इसका डिटर्मिनेशन कराने के लिए भी तो बोर्ड के पास में आ सकते हैं। तो आपने देखा, मैंने ये जो केसेस आपके सामने रखे हैं, इन केसेस में बेसिकली जो यहां पर एप्लीकेंट हैं वो रेसिडेंट हमें नजर आ रहे हैं। लास्ट केस में एप्लीकेंट नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, लेकिन रेसिडेंट भी तो हो, पूरा चांस बनता है। तो इन केसेस में सिंस रेसिडेंट एप्लीकेंट हमें देखने को मिलते हैं, उनके केस में बोर्ड डिटर्मिनेशन करते हुए नजर आते हैं, तो आपका यह कहना सही नहीं है कि केवल नॉन रेसिडेंट एप्लीकेंट ही हो सकते हैं, उन्हीं के केस में बोर्ड एडवांस रूलिंग का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। नहीं, रेजिडेंट के भी सारे केसेस आपने रिकॉल कर लिए। और देखिए एक रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चन को सेक्शन 245Q पर बेस्ड आपको जो गिवन है, मिस्टर Q अ नॉन रेजिडेंट मेड एन एप्लीकेशन टू द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग ऑन 1st Feb 23 इन रिलेशन टू अ ट्रांजैक्शन प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन बाय हिम ऑन 31st March 23 he decides to withdraw the said application। can he withdraw the application on 31st March 23? याद उठाओ पहले तो 245Q क्या बोलता है, क्या आप एप्लीकेशन के दिए की डेट से 30 डेज तक उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो मतलब लॉफुली अगर हम कहें तो जो विड्रॉन है वो यहां पर हम कह सकते हैं कि 30 डेज तक ही एप्लीकेंट के लिए लॉफुली पॉसिबल था। लेकिन याद आ रहा है एम के जन का केस क्या कहा था, क्या अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने वहां इंटरप्रिटेशन ली थी कि अगर केस की सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाई करें तो अथॉरिटी 30 डेज के बाद भी एप्लीकेशन का विड्रॉन परमिट कर सकती है। वो 30 डेज की टाइम लिमिट अथॉरिटी के एप्लीकेशन के विड्रॉन के लिए अलाउ करने में उन्हें प्रिक्लूड मतलब उनमें उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगी। तो फ्रेंड्स यहां जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का पहले कॉन्सेप्ट होता था, यस फ्रेंड्स, तो जो अथॉरिटी के टाइम पर रूलिंग आई थी, जो इंटरप्रिटेशन ली गई थी, वही लीगल पोजीशन सेम टू सेम, बस अब अथॉरिटी के लेवल वाली बोर्ड के लेवल पर आ गई है। तो वही जजमेंट सेम टू सेम, जब लीगल पोजीशन सेम है तो जजमेंट भी सेम लाइन पर वर्क करेगी। तो बस उसी एम के जैन के केस की जजमेंट को हम बेस बना के यही कहेंगे ना क्या कि नॉर्मली तो एप्लीकेंट 30 डेज तक ही एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकता था, लेकिन सिंस यहां पर जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की इंटरप्रिटेशन रही है वो क्या रही है कि
अगर केस की सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाई करती हैं तो अथॉरिटी की परमिशन लेकर एप्लीकेंट 30 डेज के बाद भी उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। अथॉरिटी को 30 डेज की टाइम लिमिट बैरियर क्रिएट नहीं करेगी। तो इस रूलिंग को अगर हम बेस बनाए तो भले 30 डेज का जो टाइम है वो एप्लीकेशन से निकल चुका है, उसके बाद भी वो एप्लीकेंट बोर्ड की परमिशन लेकर उस एप्लीकेशन को 31 मार्च को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, आइए जरा अब मैं आपको ले चलता हूं एक प्रोसीजरल नेचर के क्वेश्चन में। 245R पर बेस्ड नवंबर 20 में क्या क्वेश्चन दिया गया था? डिस्क्राइब प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 245R एंड द सर्कमस्टेंसेस इन विच इट शुड नॉट अलाउ इट। माय डियर फ्रेंड्स, याद कीजिए मैंने आपको एडवांस रूलिंग से रिलेटेड जब 245R रिफ्रेश कराया था वहां पर हमने पूरा जो ये प्रोसीजर था वो रिफ्रेश किया था। याद कीजिए कि अथॉरिटी से एप्लीकेशन के रिसीव होने पर बोर्ड सबसे पहले एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन के रिसीव होने पर बोर्ड सबसे पहले क्या करेंगे, वो उसकी एक कॉपी कंसर्न्ड कमिश्नर को, जुडिक्शनल कमिश्नर को भेजेंगे, है ना फ्रेंड्स। और अगर नेसेसरी हो तो रेलिवेंट रिकॉर्ड्स मांगा जाएगा। उसके बाद में एप्लीकेशन रिकॉर्ड को एग्जामिन करने के बाद में ये बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग क्या करेंगे, वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग 3 केसेस में एप्लीकेशन रिजेक्ट ही करेंगे। अगर एप्लीकेशन में रेज किया गया इशू एप्लीकेंट के केस में, नॉट इन एनी अदर केस, अगर ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है, नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट एप्लीकेंट हैं बस पब्लिक सेक्टर कंपनी को छोड़ के, तो पेंडेंसी अगर कहीं भी अगर उनके केस में नजर आई तो एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट ही हो जाएगी। और अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी अगर एप्लीकेंट है तो वो तो बेचारी ITAT या इनकम टैक्स अथॉरिटी या पेंडिंग इशू ही लेकर बोर्ड के पास आ सकती थी। तो उनके केस में जो पेंडेंसी है वो कोर्ट में नजर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। या एप्लीकेशन में रेज किया गया इशू FMB के डिटर्मिनेशन से रिलेट करता है या टैक्स अवॉइडेंस के लिए डिजाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अगर आपने एप्लीकेशन फाइल की है तो इन केसेस में एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होगी। एप्लीकेशन रिजेक्शन से पहले अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दी जाएगी, रिजेक्शन के रीजन बताए जाएंगे, रिजेक्शन ऑर्डर की कॉपी एप्लीकेंट एंड कमिश्नर को भेज दी जाएगी। अगर एप्लीकेशन अलाउड हो गई तो माय डियर फ्रेंड्स, बोर्ड फिर एप्लीकेशन में कवर्ड क्वेश्चन पर जो अपनी रूलिंग है वो प्रोनाउंस करेंगे। एप्लीकेंट की रिक्वेस्ट पर बोर्ड उनको एक अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देंगे। 6 मंथ्स में उन्हें अपना रूलिंग प्रोनाउंसमेंट का ऑर्डर देना होता है और उस रूलिंग की एक कॉपी एप्लीकेंट को और एक कॉपी डिपार्टमेंट को, दैट इज कमिश्नर को वो सेंड करेंगे। यही सारा सिस्टम था ना फ्रेंड जो हमने रिफ्रेश किया था रिवीजन सेशन में। अब आपको इस क्वेश्चन के आंसर में वही सारी चीजें तो थी जो अपने ऑन वर्ड्स में माय डियर फ्रेंड्स बस देकर आनी थी। ठीक है, तो जो मैंने भी क्विकली आपको अगेन रिफ्रेश भी करा दिया वही सारी चीजें, ऑलवेज रिजेक्शन वाले केसेस, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है तो जो सिस्टम है, अगर एप्लीकेशन अलाउ की जाती है तो जो सिस्टम है, वो सारी चीजें जो अभी आपको रिकॉल कराई यहां पर गिवन है। अब लाता हूं मैं आपको कुछ केस स्टडीज पर। फ्रेंड्स देखिए जरा मई 2017 के इस क्वेश्चन को। Eco and Company filed an application for advance ruling for assessment year 1920, 2021 and 21-22 with the board for advance ruling. For the assessment year 1920 and 2021, notices under section 143(2) were issued to the assessee and subsequently before the date of filing application with the board for advance ruling, notice under section 142(1) along with questionnaires was issued. But for the assessment year 21-22, notice under section 142(1) along with questionnaire was served on the assessee after the date of filing application with the board for advance ruling. Now, can the board for advance ruling reject the application on the ground that proceedings are already pending? हाँ, आपको बस मान लेना है कि जो अभी करंट वाला लॉ है वही ऑन अर्लियर ईयर के टाइम पर चल रहा था। तो फ्रेंड्स याद कीजिए मैंने आपको एक ह्योसंग कॉर्पोरेशन का जो केस है वो रिकॉल कराया था। याद कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, एक ह्योसंग कॉर्पोरेशन का जो केस है वो हमने वहां रिफ्रेश किया था रिवीजन सेशन में कि अगर ईओ ने केवल स्क्रूटनी का जो नोटिस 143(2) में देना होता है वो बस स्टैंडर्ड प्री प्रिंटेड फॉर्मेट में जो नोटिस उन्होंने दे दिया उससे असेसी के सारे इश्यूज बाय डिफॉल्ट पेंडिंग नहीं बन जाएंगे। कोई भी इशू पेंडिंग तब कहलाएगा जब ईओ उस इशू पर आएगा, वो उस इशू से रिलेटेड आपसे कुछ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जब वो उस इशू पर आएगा तब वो इशू पेंडिंग कहलाएगा।
राइट, याद आ गया होगा। आई होप आपको ये हियोसंग कॉर्पोरेशन का केस जो हमने रिफ्रेश किया था। बस अब देखो जरा, यहां जो क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, इसमें हम क्या बोलेंगे कि जो पहले 2 असेसमेंट ईयर्स हैं, यस, ये वाले जो असेसमेंट ईयर्स हैं, इनके लिए ना सिर्फ स्क्रूटनी का नोटिस एप्लीकेशन की डेट से पहले इशू हुआ है, बल्कि आप बोर्ड के पास जाते उससे पहले ही जो 142(1) का नोटिस है वो भी क्वेश्चनर के साथ इशू हो चुका है। तो फिर अब हम क्या कहेंगे कि इन 2 साल के लिए तो हाँ, जो प्रोसीडिंग है वो एप्लीकेशन के दिए जाने की डेट पर आपकी ईओ के लेवल पर पेंडिंग नजर आ रही है। लेकिन जो एक असेसमेंट ईयर लास्ट वाला है, ये वाला, इसके लिए तो केवल जो स्क्रूटनी का नोटिस था वो आया था। एक्चुअली जो इशू स्पेसिफिक नोटिस आता है, क्वेश्चनर आता है, वो तो आप जब बोर्ड के पास एप्लीकेशन लेकर चले गए उसके बाद इशू हुआ है, उसके बाद इनफैक्ट आपको मिला है। तो अब हम क्या कहेंगे कि इस असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जो असेसमेंट है वो पेंडिंग नहीं कहलाएगा। बोर्ड की ड्यूटी बनती है कि वो असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए केस को रिजेक्ट ना करें। राइट फ्रेंड्स, तो जो हमने केस डिस्कस किया था ना, बस उसी पर बेस्ड आपने जो ये आंसर वो डिजाइन करना था कि बोर्ड की ये ड्यूटी बनती है कि वो असेसमेंट 21-22 का जो केस है वो रिजेक्ट ना करें, क्योंकि इसके लिए जो इशू स्पेसिफिक डिस्कशन है, ट्रीटमेंट है, वो आपके पास एप्लीकेशन के आ जाने के बाद में स्टार्ट हुआ है। हाँ, जो पहले वाले 2 साल हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन का रिजेक्शन है वो एक्ट बोर्ड का बिल्कुल वैलिड इन लॉ कहलाएगा, क्योंकि उनके लिए जो इशू स्पेसिफिक डिस्कशन है वो बोर्ड के पास एप्लीकेशन से पहले ही स्टार्ट हो चुका था। राइट फ्रेंड्स, आइए एक और केस स्टडी करें। हाँ, रिपीटेटिव नेचर के इस क्वेश्चन को काइंडली देखिए। Walmart Incorporation of USA entered into the contract with 3 Indian startup companies operating in e-commerce segment, namely Flipkart Limited, Mozon Limited, and RunRun Limited, for supplying know-how to develop an electronic retailer network. Now, Walmart Incorporation made an application to the board for advance ruling on the rate of withholding tax on receipts applicable to it. उधर Flipkart Limited also made an application to the AO for determination of rate at which tax is deductible on the payments made to the said non-resident company. The board for advance ruling rejected the application of Walmart Incorporation on the ground that the question raised in the application is already pending before the IT authority. Examine whether the rejection of application by the board is justified in law. डियर फ्रेंड्स, अगर हमसे कोई ये कहता है क्या एसएससी के बोर्ड के पास में एप्लीकेशन के दिए जाने की डेट पर जो एप्लीकेशन में रेज किया गया इशू है कि मुझे जो पेमेंट मिलेगा उस पर सामने वाला कितना मेरा टैक्स विदहोल्ड कर लेंगे, मतलब कितना टीडीएस काट लेंगे, अगर कोई हमें यह कहे कि एप्लीकेंट के द्वारा एप्लीकेशन में जो रेज किया गया इशू है वो एप्लीकेशन की डेट पर क्या कहीं और पेंडिंग है, देन आंसर इज यस। हाँ, वो ईओ के सामने ऑलरेडी पेयर ने पेंडिंग बना रखा है। लेकिन लॉ क्या कहता है ऑलवेज रिजेक्शन के केसेस में कि जहां एप्लीकेशन में रेज किया गया ये जो इशू है वो अगर एप्लीकेंट के केस में अगर कहीं और पेंडिंग है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। तो क्या यहां वालमार्ट इनकॉर्पोरेशन ईओ के सामने एप्लीकेंट बनी हुई है? क्या वो ईओ के यहां पर वालमार्ट इनकॉर्पोरेशन रेट ऑफ टीडीएस की एप्लीकेशन लेकर गई है क्या? नहीं, वो एक अदर पर्सन के केस में, वो फ्लिपकार्ट लिमिटेड के केस में ईओ के सामने वो इशू पेंडिंग है। अगर यहां पहले वालमार्ट इनकॉर्पोरेशन ईओ के पास आती और उनसे वो टीडीएस उनकी रिसीट पर कितना पेयर काटेंगे उसके लिए अगर वो एप्लीकेशन ईओ को देती और ईओ टाइम लगाते और फिर वालमार्ट साइमल्टेनियसली अगर बोर्ड के पास एप्लीकेशन लेकर आती तो हम कहते कि ये एप्लीकेशन में रेज किया गया इशू एप्लीकेशन की डेट पर एप्लीकेंट के केस में ईओ के सामने पेंडिंग चल रहा है, तो उस केस में एप्लीकेशन का जो रिजेक्शन था वो बोर्ड का सही कहलाता। लेकिन यहां जो इशू है वो किसी अदर पर्सन के केस में, मतलब फ्लिपकार्ट लिमिटेड ईओ के पास गई है, फ्लिपकार्ट लिमिटेड के केस में पेंडिंग है,
राइट इसीलिए जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की इंटरप्रिटेशन रही है एरिक्सन टेलीफोन कॉर्पोरेशन इंडिया के केस में, उन्होंने भी यही कहा क्या कि इस केस में सिंस वालमार्ट इनकॉर्पोरेशन ने ईओ के यहां पर खुद एप्लीकेशन नहीं दी है, तो आप कैसे कह सकते हो कि एप्लीकेंट के केस में ये इशू ईओ के सामने पेंडिंग बना हुआ है, वहां तो एप्लीकेशन लेकर वालमार्ट नहीं गई है। इसीलिए इस केस में वालमार्ट की एप्लीकेशन का जो रिजेक्शन एक्ट है बोर्ड का, वो यहां पर जस्टिफाइड नहीं कहलाएगा। राइट आइए जरा फ्रेंड्स, अब आपको ले चलता हूं मैं स्टडी मटेरियल का जो क्वेश्चन है उसमें 245W से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, याद आ रहा है? अब तो बोर्ड जो एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस करते हैं, आप अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप या डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में जो अपील है वो लेकर जा सकते हैं। हाई कोर्ट में वैसे तो अपील 120 डेज में होती है, लेकिन यहां टाइम लिमिट हाफ 60 डेज की है। 60 डेज के बाद में हाई कोर्ट अपील को एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? यस, बट अप टू 30 डेज नेक्स्ट, है ना। देखिए वही चीज आपको यह यूज में लेनी थी। व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू द एप्लीकेंट हु इज एग्रीव्ड बाय द रूलिंग ऑफ बोर्ड फॉर एडवांस्ड रूलिंग्स, ऑल्सो स्टेट द टाइम लिमिट विद इन विच ही शुड एक्सरसाइज दिस रेमेडी। तो सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे कि अगर कोई एप्लीकेंट नहीं है रूलिंग से सेटिस्फाइड, तो वो हाई कोर्ट में अपील लेकर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें 60 डेज का इसके लिए टाइम मिलेगा। राइट हाँ, हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो तो वो एप्लीकेंट की एप्लीकेशन पर उस पीरियड को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो फर्दर एक्सटेंशन केवल 30 डेज तक का ही ग्रांट कर सकते हैं। तो 90 डेज के बाद तो हाई कोर्ट की भी ताकत नहीं है कि वो उस एप्लीकेशन को वो उस अपील को उस एग्रीव्ड पर्सन से रिसीव कर सके। और लास्ट क्वेश्चन देखना जरा फ्रेंड्स, याद आ रहा है सेक्शन 2690? देखिए जरा कि अगर आपने बोर्ड से एडवांस रूलिंग ऑब्टेन कर ली, बाद में बोर्ड को यह पता लगा कि अरे आपने तो फ्रॉड किया था, फैक्ट्स का मिसरिप्रेजेंटेशन किया था और उसके बेस पर बेनिफिशियल रूलिंग आप ले गए हैं, तो फिर क्या होगा उस केस में? बोर्ड राइटिंग में एक ऑर्डर पास करके अपनी उस रूलिंग को वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना। तो आपसे क्वेश्चन में बस यही तो पूछा गया था, सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द एडवांस रूलिंग बिकम्स वॉइड। तो बस सेक्शन 245T की जो सर्कमस्टेंस थी कि जहां पर बोर्ड को अगर सब्सिक्वेंटली ये पता लगता है, चाहे प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ने ससी की कंप्लेंट कर दी, या बोर्ड को अदरवाइज लाइक सुओ मोटो पता लग गया क्या कि जो रूलिंग ससी ने ऑब्टेन की है वो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स के बेस पर ऑब्टेन की है, तो फिर उस केस में बोर्ड के पास ये पावर है कि वो उस रूलिंग को वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर सकते हैं। इट शैल बी डीम्ड दैट नो सच रूलिंग हैज नेवर बीन प्रोनाउंस्ड। जो बेनिफिट एसएससी को मिला होगा वो एओ उनसे उनका केस रीओपन वगैरह करके विड्रॉ कर पाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो हाँ, अब मैं कह सकता हूं कि मैंने आपके साथ में 7 क्वेश्चंस की हेल्प से एडवांस रूलिंग चैप्टर पर भी एक जो ठीक ठाक प्रैक्टिस है वो आपको करा दी है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं इन टोटलिटी आज 24 क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस किए 3 टॉपिक्स से रिलेटेड, और मिलेंगे हम आगे रिवीजन सेशंस की सीरीज में, पहले एक नए टॉपिक को रिवाइज करने के लिए और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करने के लिए हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन की सीरीज के अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।